Hello everyone, I'm Navneet Chhabra. I'll be discussing the Science and Technology section of Anubhav 4. Discussion का जो structure है, it's going to remain same. Firstly, I'll quickly tell you the answer of the question statement wise. Then I'll start the detailed discussion of the concepts involved in that question. But along with that, we will also cover all the peripheral issues which are important for the examination. Roughly, we will target कि next 1 hour 10 minutes में we are going to cover 15 to 20 topics which are very important for your examination. Obviously हमारा एग्जाम करीब है तो हमें पेस थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी, बट आई विल मेक श्योर कि ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव हो और आप अगले 70-75 मिनट्स में 20 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं उसका रिविजन कर सकें. आई विल मेक अ रिक्वेस्ट कि जैसा मैंने आपसे पॉलिटी में कहा था कि प्लीज़ ट्राई टू वॉच दिस सेशन इन 2x बिकॉज टाइम कम है, बट वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, तो थोड़ा एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे आप अपने टाइम को. अनदर थिंग, ऑल्दो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल हैं, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप भले साइंस से बहुत कंफर्टेबल हैं या नहीं, जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ आ जाए. राइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. So first question is with respect to topological superconductors. So the question is, why are topological superconductors considered a major breakthrough in the field of quantum computing? So answer for this question is actually your C. They enable the design of highly stable qubits resistant to external disturbance. पहले इसका context क्या है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ऑलमोस्ट यू विल बी ऑब्जर्विंग दिस थिंग दैट इन ऑलमोस्ट एवरी अनुभव वी हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम द क्वांटम कंप्यूटिंग. दिस इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग गोइंग ऑन, क्वांटम टेक्नोलॉजी गोइंग ऑन, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी. इसके अलावा व्हाट हैज हैपेंड इन क्वांटम कंप्यूटिंग इज दिस पर्टिकुलर ईयर देयर हैव बीन न्यूज ऑफ लाइक लॉन्चिंग ऑफ 2 quantum chips. One was Google's Willow and second was this Majorana 1 which was launched by Microsoft. So ये दोनों जो quantum chips हैं, they whatever they have promised, actually they can revolutionize the field of quantum computing. And as I discussed earlier, अगर quantum computing reality बनती है, our world is no longer going to be remain same. It's going to be probably the biggest breakthrough in the science and technology. अच्छा, अब ये topological superconductor कहाँ से पिक्चर में आता है? See, जो गूगल की विलो क्वांटम चिप थी उसमें तो कोई ऐसी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी नहीं है जहां से कोई स्पेशल सवाल पूछा जा सके. ऑल यूपीएससी कैन डू इज कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो विलो था किससे रिलेटेड है, या थोड़ा और चाइल्डिश काम करना चाहते हैं, दे कैन आस्क कि किसने लॉन्च किया था. ऑल्दो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू माइक्रोसॉफ्ट मेयोराना 1, आप इसका स्पेलिंग देखेंगे जे है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज मेयोराना 1. So Majorana 1 का जो ब्रेक थ्रू है that is because of an underlying technology that is topological superconductor. So rather than asking about this chip कि ये क्या है या किस चीज से रिलेटेड है, they can go to this underlying technology because this was all over the news. In fact, a lot of people who were making fun of Microsoft for like बहुत if you know Microsoft का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है in terms of its comparison with other similar companies, but after this discovery Microsoft came back with a bang with the discovery of this material. अब पहले ये देखते हैं कि ये प्रॉमिस क्या कर रहा है. सो बेसिकली टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर क्या है? एक न्यू टाइप का मटेरियल है which is being used in this Majorana 1 quantum chip and it is promising to solve वन ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. तो ये एक सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन समझने से पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं. प्रॉब्लम क्या है? सो हमने पहले भी बात की है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एक है उसकी एरर की और सेकंड है उसकी स्केलेबिलिटी की. थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करने से पहले. सो क्वांटम कंप्यूटिंग क्लासिकल कंप्यूटिंग से मेजरली कैसे डिफर करती है? तो क्लासिकल कंप्यूटिंग यूज करते हैं बिट्स. आप जितनी भी अपने लैपटॉप मोबाइल इनमें जो इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो कोई डेटा हो, दे आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. अब बिट्स जो होते हैं वो या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्वांटम कंप्यूटिंग दे सेव देयर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबिट्स. क्यूबिट्स एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन हैव द वैल्यू ऑफ बोथ 0 and 1 साइमल्टेनियसली. जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल दिया जाता है, अगर आप कॉइन को एयर में फ्लिप करें
तो जब वो ग्राउंड पे गिरेगा तब तो उसका एक फिक्स स्टेट होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा, बट टिल द टाइम इट इज इन एयर इट कैन बी बोथ जीरो, हेड और टेल। सिमिलरली क्यूबिट की ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली फास्ट इन कंपैरिजन टू क्लासिकल कंप्यूटिंग। अब ये प्रॉपर्टी को कहा जाता है सुपर इंपोजिशन, हमने पहले देखा है, राइट? एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट, दिस इज नोन एज सुपर इंपोजिशन। अब सुपर इंपोजिशन से स्पीड कैसे फास्ट होती है ये तो हमने ऑलरेडी पहले आई थिंक अनुभव 3 में किया है, राइट? अभी हम किसी और चीज की बात करते हैं जो यहां का मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये तो हो गई क्यूबिट की स्पेशलिटी, दैट इज व्हाई इट इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू क्लासिकल कंप्यूटर्स। बट प्रॉब्लम क्या है क्यूबिट्स की? क्यूबिट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दैट क्यूबिट्स आर फ्रेजाइल। व्हाट डज इट मीन? दे आर एनवायरमेंटली सेंसिटिव। एनवायरमेंट में कोई भी छोटा मोटा वाइब्रेशन होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे कैन इमीडिएटली लूज देयर इंफॉर्मेशन। और इस व्हेन दे लूज देयर इंफॉर्मेशन द टर्म वी यूज इज डीकोहेरेंस। ये बहुत पॉपुलर टर्म है, ऑल्दो आप क्वांटम कंप्यूटिंग से फेमिलियर नहीं है तो हो सकता है आपको ये टेक्निकल लगे, बट दिस इज वेरी प्रोमिनेंट टर्म यूज्ड अक्रॉस न्यूज़पेपर। हो सकता है शायद कभी इस टर्म के बारे में भी पूछ लिया जाए। एनीवेज, सो decoherence simply means that whenever there is any environmental sensitivity, any environmental disturbance, or we call it noise, these qubits lose their information. इसी की वजह से quantum computers are more error prone in comparison to classical computers, right? अच्छा, इसी से related एक और problem है quantum computers की, that is their scalability. इसका क्या मतलब है? देखिए, quantum chips जो इस quantum computer के अंदर मेन जो प्रोसेसर है, quantum chip, if it has to solve the real life problems, इसमें जो qubits होना चाहिए उसका नंबर होना चाहिए in millions। अभी जो quantum chips बन रही है they are very small, कुछ में 8 qubits की चिप बन रही है, कुछ में 106 के अराउंड के qubits की चिप है। but if we want to solve real life problems we need to have more than million qubits। अब प्रॉब्लम ये है कि as we try to increase the number of the qubits, their sensitivity towards the environmental disturbance increases further। तो जो हम डीकोहेरेंस की बात कर रहे हैं कि वो इंफॉर्मेशन लूज करेंगे, उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं द मोमेंट वी इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्यूबिट्स, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्केल इट अप। और जब तक हम स्केल नहीं कर पाएंगे तब तक हम रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट? अब इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोथ विलो एंड माइक्रोसॉफ्ट विद देयर मेयोराना चिप दे आर ट्राइंग। हमें अभी जिसका डिस्कशन करना है कि मेयोराना ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। सो व्हाट हैज हैपेंड इज Microsoft, their scientists were researching for more than 20 years. They realized that there are one special particles. They are known as Majorana particles. अगर qubits को इन Majorana particle की हेल्प से बनाया जाए, these qubits can be stable. देखिए, qubits बनाने के there are a lot of methods. Qubits can be fabricated using various physical systems. But अभी जिस तरीके से हम qubits बनाते हैं, all of them are very susceptible to the environmental noise. But Majorana particles एक ऐसे पार्टिकल हैं जिससे the scientists realized कि अगर हम इसकी हेल्प से बनाएं qubits, they will be very stable. अब ये Majorana particles क्या है? So Majorana particles, देखिए, although UPSC आपसे सिर्फ इतना पूछ सकती है किससे रिलेटेड है, बट आप हर चीज अगर रट्टा लगा के जाएंगे इट विल साउंड वेरी एलियन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर थिंग्स। तो हम सिर्फ उतना ही समझेंगे जिससे आपको एक फील आ जाए कि ये है क्या चीज, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर। अब Majorana पार्टिकल बेसिकली एक टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक पार्टिकल का क्या मतलब होता है? एटम से छोटे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बट डिफरेंस ये है कि Majorana पार्टिकल्स दे आर नॉट नेचुरली फाउंड, दे हैव टू बी क्रिएटेड। एक्चुअली अराउंड 80 years ago, one scientist who had his name, उनका टाइटल ही Majorana था एक्चुअली। So he discovered, we should not say discovered, actually he theorized, ये एक theoretical, उन्होंने एक थ्योरी दी that there can be a particle which we will call Majorana particle. They have a special property. वो special property ये है कि वो अपने खुद ही एंटी पार्टिकल है। मतलब एंटी पार्टिकल का क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी पार्टिकल होता है उसका एक करस्पॉन्डिंग एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, मतलब विच विल हैव द सेम मास बट उसका चार्ज अपोजिट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, बट ये Majorana पार्टिकल दे आर स्पेशल पार्टिकल जिनका खुद ही वो एंटी पार्टिकल है। बट ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट था, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कहीं मिलता है, नेचुरली मिलता ही नहीं है। पॉइंट इज कि इसे क्रिएट कैसे किया जाए। तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर Majorana पार्टिकल को यूज करके क्यूबिट बनाएंगे इट विल बी स्टेबल, बट Majorana पार्टिकल्स आर सो एक्सोटिक दैट दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड इजिली। तो अब ये कैसे किया जाए?
सो यहीं पे रोल आता है टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर का। अब टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर क्या है? ये एक न्यू टाइप ऑफ मटेरियल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद रिसर्च किया है। ये मटेरियल, अब इसमें दो टर्म है, टोपोलॉजिकल एंड सुपरकंडक्टर। अब सुपरकंडक्टर क्या है? सुपरकंडक्टर का सिंपली मतलब है अ मटेरियल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई है दैट इट डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। बट ये नॉर्मल सुपरकंडक्टर नहीं है, इट इज अ टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर। इसे टोपोकंडक्टर भी कह देते हैं। टोपोलॉजिकल अगर किसी भी मटेरियल के आगे लगाया जाता है तो इसका मतलब ये होता है जो इसकी सरफेस है, टोपोलॉजी सरफेस से रिलेटेड टर्म है, टोपोलॉजी वर्ड का मतलब देखेंगे अगर आप, तो इस जो मटेरियल की सरफेस है, जो एज है, इट हैज अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या है स्पेशल प्रॉपर्टी? अगर आप इसे डिफॉर्म भी कर देंगे, अगर आप इसे बेंड भी कर देंगे, देन ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। जो उसकी प्रॉपर्टी है इट विल रिमेन सेम। तो अगर टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर है, इसका मतलब अगर इसकी सरफेस पे कोई डिस्टर्बेंस भी होगा, अगर इसमें डिफॉर्मेशन भी आ जाए, ये स्ट्रेच भी हो जाए, even then the superconductivity of this superconductor will remain same. Now topological superconductor provide the perfect atmosphere for hosting Majorana particle. तो वो Majorana particle जिसकी हमें तलाश थी, because they can form a stable qubit, they can be hosted in this special material which is topological superconductor. So अब dots connect करिए। हमें qubit की एक प्रॉब्लम है that qubits are fragile, they are unstable, because of which we are not able to scale them up. अब हमें क्यूबिट्स का पता चला कि वो Majorana पार्टिकल से अगर हम बनाएं दे विल बी स्टेबल, और Majorana पार्टिकल के लिए वी नीडेड टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर, राइट? सो दैट इज हाउ वी कनेक्ट द पिक्चर। अब अगर आप इस ऑप्शन को वापस देखें तो सी ऑप्शन जो करेक्ट था वो क्या था? दे इनेबल द डिजाइन ऑफ हाईली स्टेबल क्यूबिट्स रेजिस्टेंट टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, राइट? नाउ इट सीम्स ऑब्वियस। अच्छा, बाय द वे जो इस तरीके से हम क्यूबिट बनाते हैं उन्हें टोपोलॉजिकल क्यूबिट भी कह देते हैं, राइट? ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी, अगर आप थोड़ा भी टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, यू माइट हैव सीन दिस चिप, यही है Majorana 1 चिप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज विथ रेफरेंस टू द इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव टू लिथियम आयन बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका पहला स्टेटमेंट कहता है सोडियम आयन बैटरीज आर रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव बट टिपिकली हैव लोअर एनर्जी डेंसिटी। सही है। Metal air batteries generally exhibit higher energy density than lithium ion batteries but face challenges related to rechargeability. ये भी सही है। CO2 batteries significantly reduce the dependence on critical mineral and can provide long duration storage compared to lithium ion battery. ये भी सही है। तो basically all three है इसका आंसर। चलिए अब ये टॉपिक थोड़ा रिलेटिवली इट्स समथिंग दैट यू मे नॉट हैव रेड, और इवन इफ यू हैव रेड शायद आपने समझा नहीं होगा। सो वी विल नीड अराउंड 6 to 7 minutes, बट बी पेशेंट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो भी टर्म्स आप देख रहे हैं इनके पीछे की अंडरलाइन थीम है, दे आर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट्स in the field of energy technology. In fact, all the countries are putting money in developing energy storage system. आपको 2024 का एक क्वेश्चन याद होगा, पम्प्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज। यूपीएससी ने सिर्फ इतना पूछा था ये किस चीज से रिलेटेड है, इसका मेन पर्पस क्या है? दैट इज ऑल्सो एक्चुअली अ टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब ये होते क्या है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? देखिए, द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी की एक प्रॉब्लम है दैट मोस्ट ऑफ देम आर इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है। यू प्रोड्यूस इट इन सम टाइम, जैसे सोलर एनर्जी को देख लीजिए, डे टाइम में आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, नाइट टाइम में नहीं कर सकते, राइट? व्हाट इट डज इज इट क्रिएट्स अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जिस समय आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जरूरी नहीं है कि सप्लाई भी उसी समय डिमांड भी हाईएस्ट है, राइट? सो व्हाट इट क्रिएट्स इज अ सिचुएशन ऑफ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। अब इसे ओवरकम कैसे करना है? सो वी नीड अ सिस्टम, वी नीड अ स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, which can store the energy during high supply so that we are able to use it in the time of high demand, right? अब इस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के मल्टीपल मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो सिस्टम है दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब यूपीएससी ने जब हाइड्रो पावर पंप स्टोरेज सिस्टम पूछा था, क्योंकि वो न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था किससे रिलेटेड है। बट इन केस ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बिकॉज दे आर रिलेटिवली मोर एडवांस, तो चांसेस आर कि वो उसके थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट में जा सकते हैं।
बाय द वे एक बात ध्यान रखिए, ये जो CO2 बैटरी है दैट इज नॉट टेक्निकली अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, लेकिन ये जो तीनों आप देख रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी ये सबसे फेमस है, इनफैक्ट द वर्ल्ड इज रनिंग ऑन लिथियम आयन बैटरी, जितने भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख रहे हैं उसमें प्रोमिनेंटली ये यूज हो रहा है। ये दोनों बैटरी एनर्जी स्टोरेज ही है, सोडियम आयन और मेटल आयन, हम इसकी बात करेंगे क्या है, बट CO2 बैटरी प्लीज रिमेंबर ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है, क्या अलग है, हम बात करेंगे, बट अभी के लिए इतनी क्लैरिटी रखिए। नाउ बिफोर कमिंग टू सोडियम आयन एंड मेटल एयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लिथियम आयन, क्योंकि ये खुद से एक सेपरेट सवाल की तरह आ सकता है। सबसे पहले एक काम करते हैं कि बैटरी का छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, स्कूल टाइम की मेमोरी को रिकॉल कर लेते हैं। सो बैटरी बेसिकली होती क्या है, आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर याद कर पा रहे होंगे स्कूल में। सो बैटरी के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्टली दो मेटल रॉड्स हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। अब ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, आपने नाम पढ़ा होगा कि एनोड और कैथोड होते हैं। अब एनोड कैथोड आपने पॉजिटिव चार्ज पढ़ा होगा, कहाँ रिडॉक्स होता है, कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कोई मैटर नहीं करता है हमारे लिए। यूपीएससी कैन नेवर आस्क दैट थिंग। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि दो जो मेटल रॉड है उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एक एनोड है एक कैथोड है, दैट्स इट। अब इस बैटरी के अंदर जो आयंस हैं वो कैथोड और एनोड के बीच मूव करते रहेंगे, और इसी आयन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बाय द वे आयन क्या है, आयन सिंपली इज चार्ज्ड एटम, एक ऐसा एटम जो चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है। इस आयन के मूवमेंट से जब ये आयन इस दो इलेक्ट्रोड के बीच मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। अब जो आयंस मूव करेंगे वो एक सॉल्यूशन में मूव करते हैं, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स इट। अगर आपको इतना टर्म पता है, वी कैन अंडरस्टैंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। अब देखिए, लिथियम आयन बैटरी में ये जो आयंस मूव करने वाले हैं, दे आर लिथियम आयंस, ठीक। अब लिथियम आयन बैटरी अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर बैटरी है। व्हाई? ये बेसिकली लिथियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है कि ये बैटरी के जो एडवांटेजेस आ रहे हैं। आपको अल्टीमेटली देखिए, जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये टेबल है। आई गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप इसे एक स्नैपशॉट ले लें, ये आपका फाइनल टेक अवे होगा। बट इस टेबल को समझने के लिए हम सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, पीछे के अंडरलाइन क्या है। तो लिथियम आयन बैटरी, यू शुड नो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है और इसके साथ चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिव डेवलप करना चाह रहे हैं। सो एडवांटेज की पहली बात देखिए, लिथियम अगर आप याद करें तो ये थर्ड लाइटेस्ट एलिमेंट है। अगर आप पीरियोडिक टेबल अपना देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, राइट। अब लिथियम क्योंकि एक बहुत लाइटर छोटा सा एटम है, तो आप इससे जो बैटरी क्रिएट करते हैं, दैट बैटरी इटसेल्फ इज वेरी लाइट वेट। अब हमारे ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जहां पे वेट मैटर करता है बैटरी का। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी का लाइट वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप बहुत से पोर्टेबल डिवाइस यूज कर रहे हैं, यू नीड अ लाइट बैटरी। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ लिथियम आयन बैटरी। सेकेंडली, इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई है। एनर्जी डेंसिटी टर्म का क्या मतलब होता है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह होता है कि एक बैटरी पर यूनिट वेट या पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगी। लिथियम आयन बैटरी की एनर्जी डेंसिटी इसलिए हाई है बिकॉज लिथियम आयंस आर वेरी लाइट। सो इट मीन्स यू कैन accommodate more number of lithium ions per kg battery, per unit of battery, right? So you can get more electricity, more energy from a battery, right? From the lithium ion battery. इसलिए इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई है। इसका एक और एडवांटेज ये है कि इसकी रिचार्जेबिलिटी बहुत हाई है। मतलब इसे आप बहुत लंबे समय तक बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। आपने यूज किया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यू कैन अगेन रिचार्ज इट। अब रिचार्जेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करती है? देखिए, जैसे जैसे आप बैटरी को दोबारा रिचार्ज करते हैं, व्हाट हैपेंस इज बैटरी के अंदर का जो कंपोनेंट्स है, ये जो आपने इलेक्ट्रोड देखे, जो इलेक्ट्रोलाइट देखे, दे स्टार्ट डिग्रेडिंग, और धीरे धीरे वो इतने डिग्रेड कर जाते हैं दैट बैटरी स्टॉप्स वर्किंग। तो अगर ये डिग्रेड थोड़ा डिले से करे, इट मींस बैटरी हैज हायर रिचार्जेबिलिटी। अब लिथियम आयन के केस में इसकी रिचार्जेबिलिटी हाई होने के बहुत से रीजन है, बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज रिलेटेड टू लिथियम आयन इटसेल्फ। क्योंकि ये आयन बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल साइज आयन, तो ये जब इलेक्ट्रोड से मूव करता है, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, तो जब आयंस मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करते हैं। और अगर छोटा एटम है, इट कैन मूव इजिली। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है, इट डज नॉट डिग्रेड द इलेक्ट्रोड्स वेरी इजिली, ठीक। इसकी वजह से ये इसकी रिचार्जेबिलिटी, इसकी जो लाइफ होती है, दैट इज लॉन्गर, ठीक है। तो ये अगर आप एडवांटेज देखें तो इस टेबल में आपको यही लिखा हुआ है कि ये लाइट वेट है, हाई एनर्जी डेंसिटी है और रिचार्जेबल मल्टीपल टाइम्स, ठीक। नाउ यू अंडरस्टूड द लॉजिक। अब आते हैं कि इसके साथ चैलेंज क्या है जिसकी वजह से हम इसके ऑल्टरनेटिव डेवलप करना चाह रहे हैं। फर्स्टली देखिए, लिथियम इज अ क्रिटिकल मिनरल, राइट। इंडिया के पास आपने देखा होगा कि हमने 2 साल पहले पहला रिजर्व डिस्कवर किया था जम्मू एंड कश्मीर में, और उसके बाद ही बहुत सारी न्यूज आने लग गई थी कि इंडिया के पास जो एक बहुत क्रिटिकल मिनरल है उसका रिजर्व मिला।
राइट। अब क्रिटिकल मिनरल है जिसकी वजह से इसकी सप्लाई कम है, वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। सेकेंडली, इसकी जो माइनिंग है दैट इज वेरी कॉस्टली, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। थर्डली, इसकी जो माइनिंग है दैट इज नॉट वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उसमें बहुत सारा पोल्यूशन होता है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना ही इसलिए रहे हैं सो दैट यू कैन जनरेट एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, बट आपकी माइनिंग में ही अगर पोल्यूशन सिग्निफिकेंट हो जाए सो इट डिफीट्स द पर्पस, राइट। तो इसके ये तो दो डिसएडवांटेज हो गए, ठीक। एक तो लेस अबंडेंट है, क्रिटिकल मिनरल है, सेकेंड कॉस्ट हाई है, थर्ड इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, फोर्थ जो आपने बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग गई, राइट। सो लिथियम आयन बैटरीज आर एक्चुअली फायर प्रोन। क्यों फायर प्रोन है? देखिए, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली इन्फ्लेमेबल, तो जब भी ओवर हीटिंग का केस हो जाता है तो वहां पे फायर की प्रोननेस बढ़ जाती है, राइट। सो दैट इज वन सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज विथ लिथियम आयन बैटरीज। तो अब ये हो गए हमारे चैलेंज। अब इसके हम ऑल्टरनेटिव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। दो बहुत प्रोमिनेंट ऑल्टरनेटिव है, सोडियम आयन बैटरी एंड सेकेंड मेटल एयर बैटरी। पहली बात करते हैं सोडियम आयन बैटरी की। अब सोडियम आयन बैटरी को समझने के लिए आप सिर्फ रिवर्स करते जाइएगा लिथियम आयन के कॉन्सेप्ट को एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली। सोडियम एक बिगर एटम है, सबको पता है, पीरियोडिक टेबल में बाद में आता है। अब अगर ये बिगर एटम है, इट्स ऑल्सो हैवियर एटम। अब रिवर्स करते जाइए, अगर ये हैवियर है तो बैटरी का वेट ज्यादा होगा, राइट। सो योर सोडियम आयन बैटरी विल बी हैवी। सेकेंडली, बिकॉज हैवी है इट मीन्स यू कैन एकोमोडेट लेस नंबर ऑफ आयन्स पर केजी ऑफ बैटरी, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी जो होगी लो हो जाएगी क्योंकि सोडियम आयन कम आ पाएंगे अगर आप सिमिलर यूनिट वेट देख रहे हैं बैटरी का, तो राइट। तो ये इसकी एनर्जी डेंसिटी कम हो गई। एक और डिसएडवांटेज, जब ये मूव करेंगे आपके इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस तो डिग्रेडेशन ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड्स का, राइट। तो इसकी रिचार्जेबिलिटी जो होगी वो रिलेटिवली लोअर होगी लिथियम आयन बैटरी से। तो आपने रिवर्स किया और आपको इसके डिसएडवांटेज देखने को मिल गए, राइट, कि इसकी एनर्जी इंटेंसिटी लो है, इसकी रिचार्जेबिलिटी लो है, राइट। बट इसके एडवांटेज क्या है, हम इसे क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं? अगेन रिवर्स करते जाइए, जो लिथियम में आपने देखा, जो सोडियम है इट्स नॉट अ क्रिटिकल मिनरल, ये तो आपको बहुत इजीली मिल जाता है। इनफैक्ट आपका जो कॉमन सॉल्ट है उसमें से भी NaCl फॉर्मूला है उसका, आप उसमें से भी सोडियम निकाल सकते हैं। इनफैक्ट आपको इसके लिए बहुत माइनिंग नहीं करने की जरूरत है, तो एक तो इसकी सप्लाई अबंडेंट हो गई, ठीक। आपको इसके लिए लिथियम जैसी एक्सटेंसिव माइनिंग की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कॉस्ट कम हो गई, तो आपकी जो सोडियम आयन बैटरी होगी दैट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट, एंड इट विल ऑल्सो बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो आपने लिथियम आयन का एग्जैक्टली रिवर्स किया तो आपको एडवांटेज मिल गए, राइट। अच्छा, इस सोडियम आयन बैटरी को आप वहां यूज करेंगे जहां पे आपका कॉस्ट इज द प्रोमिनेंट फैक्टर, नॉट द वेट। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो मेरे लिए वेट मैटर करता है, मेरे लिए इट मैटर्स कि आपका जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं कि उसका वेट क्या है। बट थिंक ऑफ द लार्जर पर्पस, जहां से हमने कहानी स्टार्ट की, अगर मुझे रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करना है, जहां से मैं पावर प्लांट में इफ आई एम प्रोड्यूसिंग एंड इफ आई वांट टू स्टोर दैट, तो मेरे लिए मैटर ये करता है मुझे लार्ज एनर्जी स्टोरेज चाहिए एट अ लोअर कॉस्ट। वहां तो मेरे लिए वेट मैटर नहीं कर रहा, राइट, द कॉस्ट मैटर्स। सो एट दैट प्लेस सोडियम आयन कैन रिप्लेस द लिथियम आयन बैटरीज। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है इसके साथ, एक और चैलेंज, कि ये अभी उतने डेवलप्ड स्टेज पे नहीं है, इस पर रिसर्च चल रही है, राइट। तो अब आप इस टेबल को वापस देखें, हमने बात की इसके एडवांटेज के बारे में कि मोर अबंडेंट है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी बात हो गई, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी आप समझ गए, एंड ऑल्सो आई हैव रिटन की गुड फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज जहां पे कॉस्ट इज नॉट द मेन फैक्टर। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? लेस एनर्जी इंटेंसिव, ये भी आप समझ गए बिकॉज हेवियर आइटम है। सेकेंड, रिचार्जेबिलिटी भी थोड़ी कम होगी बिकॉज डिग्रेडेशन ज्यादा होगा। फिर वाइडली रिसर्च नहीं है, राइट। अब आते हैं सेकेंड ऑल्टरनेटिव विच इज मेटल एयर बैटरी। अब मेटल एयर बैटरी को अगर आप देखें तो इसमें देखिए, अभी तक आपने जब लिथियम आयन देखा या सोडियम आयन देखा तो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड थे, बोथ इलेक्ट्रोड्स दे वर अ सॉलिड मटेरियल, एक सॉलिड मटेरियल की रॉड थी। बट इन दी मेटल एयर बैटरी ये मेटल बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लिथियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, बट एनोड में तो ये मेटल होगा, लेकिन जो कैथोड वाली रॉड दिख रही थी ना, वहां पे वी विल यूज एयर। तो कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है, इट्स सिंपली एयर, एंड दैट टू हम एयर को स्टोर नहीं करेंगे बैटरी के अंदर, वी विल डायरेक्टली गेट दैट एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाउ थिंक कि अब बैटरी का वेट कितना लो हो गया, राइट। एक तो सॉलिड मटेरियल भी नहीं है और एयर भी आप स्टोर नहीं कर रहे हो, एयर भी एटमॉस्फेयर से सक कर रहे हो, राइट। सो दैट डिक्रीजेस द वेट ऑफ द बैटरी सिग्निफिकेंटली। तो एक तो एडवांटेज ये हो गया कि इसका लो बैटरी वेट होगा। एसोसिएटेड एडवांटेज आप समझ गए कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होगी दैट विल बी सिग्निफिकेंटली हायर देन लिथियम आयन बैटरी,
क्यों? क्योंकि इसका वेट कम है और आप सेम बैटरी वेट में आप ज्यादा आयंस एकोमोडेट कर पाएंगे अब, राइट? ये तो इसका एडवांटेज हो गया। व्हाट अबाउट डिसएडवांटेज? देखिए डिसएडवांटेज इसका ये है सबसे पहला कि इसका जो एयर मैनेजमेंट है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब देखिए ऑल यू वांट इज क्लीन एयर, ठीक है, आपको एक्चुअली उससे चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन जो आप एयर सक कर रहे हैं उसमें बहुत से पॉल्यूटेंट्स हैं, उसमें मॉइस्चर है, उसमें CO2 है, राइट? सो व्हाट दैट डज इज कि ये परफॉर्मेंस को थोड़ा डिक्रीज करता है इसकी बैटरी की। सेकेंडली इसी इंप्योरिटीज की वजह से क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी क्लॉगिंग होने लग जाती है। जब वहां रिएक्शन होता है तो यहां पे एक प्लेक्स सी एक लेयर से डिपॉजिट होने लग जाती है और आपके इलेक्ट्रोड्स का जो डिग्रेडेशन है वो बहुत फास्ट होता है। एंड दैट इज वाई इसमें बहुत सीवियर इशू आता है रिचार्जेबिलिटी का। इनफैक्ट सोडियम आयन बैटरी से कहीं ज्यादा सोडियम आयन में रिचार्जेबल है, इट्स जस्ट कि वो लिथियम आयन से कम है। बट मेटल एयर के केस में कुछ मेटल एयर बैटरीज ऐसी हैं जो रिचार्जेबल ही नहीं होती हैं। व्हाई? बिकॉज इसका डिग्रेडेशन इज वेरी फास्टर। जब ये ऑक्सीजन का रिएक्शन चालू होता है एंड दैट एयर इज नॉट क्लीन तो उसका डिग्रेडेशन बहुत हाई होता है, राइट? सो दैट इज वाई वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज कि ये रिचार्जेबल नहीं होती है, या तो अगर होंगी कुछ तो दे आर लेस रिचार्जेबल, राइट? तो ये आपको यहां चैलेंज दिख गया, ठीक है? अच्छा, एक और इसका डिसएडवांटेज ये होता है, देखिए इस बैटरी का जो आउटपुट होता है ना, जो पावर जनरेशन चालू होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चालू होगा, दैट विल बी स्लोअर। तो आप इसे व्हीकल्स वगैरह में यूज करने से पहले यू विल हेजिटेट, बिकॉज व्हीकल में तो आपको इमीडिएट पावर चाहिए, राइट? यू कैन नॉट वेट, सो इसका थोड़ा सा स्लोअर आउटपुट होता है, राइट? सो ये हो गया आपका मेटल एयर बैटरी। अब क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट देख लीजिए, क्योंकि वो तो हम समझ ही गए हैं। सोडियम आयन बैटरीज आर रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव, हम समझ चुके हैं, बट हैव लोअर एनर्जी डेंसिटी, राइट? तो अब ये आपके लिए ऑब्वियस है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है मेटल एयर बैटरीज जनरली एग्जिबिट हायर एनर्जी डेंसिटी, ये भी हमने देख लिया क्योंकि वेट बहुत लो है, बट फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू रिचार्जेबिलिटी, ये भी हम समझ गए। अब आते हैं CO2 बैटरी पे, जो हमने नहीं समझा है। फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 बैटरी इन सबसे बहुत अलग है। इनफैक्ट वी डू नॉट इवन कॉल इट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो टिपिकल बैटरीज आप अभी तक देख रहे थे, दे आर एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज प्रोड्यूस थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जहां पे आयंस रिलीज होंगे, आयंस मूव करेंगे और उस आयंस के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बट इन दिस केस समथिंग एल्स इज हैपनिंग, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें होता यह है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे, एंड दिस कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? ऑब्वियसली बहुत डिटेल प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं है, बट इतना समझ जाएंगे दैट यू विल नेवर फॉरगेट। तो चलिए बेसिक देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो मान लीजिए हमारा अभी एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, राइट? वी हैव हाई इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे टू कंप्रेस द कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे कंप्रेस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को? तो विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कंप्रेस करते जाएंगे और इसे थोड़ा सा कूल करेंगे ताकि ये गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। द मोमेंट द CO2 कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, यहां पे अब इसमें एनर्जी वो स्टोर हो गई है जो हमने बाहर से सप्लाई किया। अब जब ये लिक्विड CO2 है, ये अभी स्टोर्ड एनर्जी है, राइट? अब जब हम इससे एनर्जी रिलीज करवाना चाहेंगे, व्हाट वी विल डू इज हम इस लिक्विड CO2 को फिर से एक्सपैंड करना चालू करेंगे। तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी ली, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्रेस किया CO2 को, CO2 लिक्विड बन गई। गैस को जब आप कंप्रेस करेंगे और कूल डाउन करेंगे, क्या बनेगा? लिक्विड, राइट? नाउ इट हैज स्टोर्ड द एनर्जी। अब जब आपको एनर्जी चाहिए, इस लिक्विड को फिर से आप एक्सपैंड करना चालू करिए, एंड देन व्हेन दिस लिक्विड विल एक्सपैंड एंड व्हेन दिस लिक्विड विल बी हीटेड, इट विल कन्वर्ट इनटू गैस। अब इस गैस को हम प्रेशर से रिलीज करवाएंगे एक टरबाइन के ऊपर, एंड टरबाइन विल रोटेट, और टरबाइन रोटेट करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस यू हैव रेड थ्रू आउट योर स्कूल। हम जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें एनर्जी कैसे उसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पानी को गर्म करते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होता है, दैट स्टीम रोटेट्स द टरबाइन, और टरबाइन जैसे रोटेट करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट? तो जब आपने CO2 को, लिक्विड CO2 को एक्सपैंड करवाया, इट विल कन्वर्ट इनटू गैस एंड दैट गैस विल पुश टरबाइन, और टरबाइन रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड, राइट? सो दैट इज हाउ द CO2 बैटरी वर्क्स। अब आप देखें तो यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहां पे कोई आयंस रिलीज नहीं हो रहे हैं, आयन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज नहीं हो रही है। व्हाट इज हैपनिंग इज इट्स बेसिकली अ थर्मोमैकेनिकल प्रोसेस। CO2 का हीट और कूलिंग हो रही है, और मैकेनिकल प्रोसेस है। CO2 को कंप्रेस करते हो, CO2 को एक्सपैंड करते हो, राइट? सो इससे एनर्जी स्टोर होती है जब आप कंप्रेस करते हो, व्हेन यू एक्सपैंड इट एनर्जी गेट्स रिलीज्ड, राइट? अब इस CO2 बैटरी का एडवांटेज क्या है? बाय द वे ये जितनी भी बैटरी आप देख रहे हैं ना, ऑल ऑफ देम आर इन न्यूज बिकॉज ऑफ सम और अदर रीजन। या तो कोई बहुत बड़ा प्लेयर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, CO2 बैटरी के केस में तो एक्चुअली NTPC इज इन्वेस्टिंग, राइट?
इनफैक्ट पीआईबी में भी इसकी कवरेज हुई थी कि एनटीपीसी ने पहला प्लांट डाला है CO2 बैटरी का। अब CO2 बैटरी का एडवांटेज और चैलेंज क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहां पे आपको कोई क्रिटिकल मिनरल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, राइट? यहां पे कोई भी लिथियम, कोबाल्ट, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सेकेंडली, इसकी लाइफ, इसकी रिचार्जेबिलिटी, इसकी ड्यूरेशन, इसकी ऑपरेशनल लाइफ इज द हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई आयंस का मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, द मटेरियल विल नॉट बी डिग्रेडेड। तो इसकी जो ऑपरेशनल लाइफ है मोर देन 25 to 30 ईयर्स तक आप सेम बैटरी को यू कैन कीप ऑन यूजिंग। डिस्चार्ज होगी फिर रिचार्ज करो, राइट? सो इट्स ऑपरेशनल लाइफ इज वेरी हाई, सो इट मींस इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज, ठीक? बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज सिंपली ये है कि बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, राइट? सेकेंडली, ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज वेरी हाई, और इसमें बहुत रिसर्च नहीं हुई है। कुछ ही प्लेयर्स हैं विच आर वर्किंग ऑन द CO2 बैटरी, ठीक है? तो CO2 बैटरी वाला भी आप स्टेटमेंट देख लीजिए। ये कहता था CO2 बैटरी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल, ऑब्वियस है, एंड कैन प्रोवाइड लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज। ये भी ठीक है। तो आपका 1, 2 and 3 आंसर हो गया। चलिए, so that completes all the related concept। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज व्हाइट हाइड्रोजन। अगेन अ ह्यूज न्यूज। सो स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन कहता है कि व्हाइट हाइड्रोजन, असर्शन रीजन है व्हाइट हाइड्रोजन ऑफर्स अ चीप लो कार्बन एनर्जी ऑल्टरनेटिव टू ग्रीन हाइड्रोजन। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लाइक ऑयल एंड गैस व्हाइट हाइड्रोजन इज नेचुरली अकरिंग। ये भी सही है। इनफैक्ट दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच इट इज चीपर। देखो, अभी जो आपका क्लीन हाइड्रोजन है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन आप कैसे निकालते हो? इट्स अ प्रोसेस वेयर यू ब्रेक डाउन योर वाटर, राइट? आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वाटर से और वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। आप कोई और भी हाइड्रोजन का तरीका देख लीजिए, अभी हम रिवाइज करेंगे सारे तरीके। यू माइट हैव रेड अबाउट कि हम नेचुरल गैस से प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन, दैट ऑल्सो रिक्वायर्स अ कॉस्टली प्रोसेस। क्यों? देखो, हाइड्रोजन आप सबको पता है इट्स अ फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, बट हाइड्रोजन, और ये भी पता होगा शायद आपको कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। बट द प्रॉब्लम इज दिस दैट हाइड्रोजन इज रेयरली फाउंड इन द फ्री फॉर्म। ये हाइड्रोजन आपको हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन मिलता है किसी और फॉर्म के साथ अटैच होके, जैसे कि वाटर, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स। कोल में भी आपके हाइड्रोजन है, आपके नेचुरल गैस में भी हाइड्रोजन है, बट वो एक कंपाउंड के फॉर्म में है जहां पे हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में नहीं है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट कंपाउंड थ्रू एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इनटू हाइड्रोजन। अब इस इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ऑब्वियसली कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व, बट व्हाइट हाइड्रोजन, पहली बार हमें एक ऐसा हाइड्रोजन मिला है विच इज नेचुरली अकरिंग। जैसे ऑयल और गैस रॉक के नीचे नेचुरली मिलते हैं, सेम वे में व्हाइट हाइड्रोजन आपको अर्थ के नीचे नेचुरली मिलता है इन द फ्री फॉर्म। इट मींस देयर इज नो कॉस्टली इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर इट्स कन्वर्जन। तो ये जो नेचुरली अकरिंग वाला स्टेटमेंट है यही एक्सप्लेन करता है आपके फर्स्ट को कि ये चीपर सोर्स है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे हैं लेकिन वो तो अर्थ के नीचे है, इसे माइन तो करना पड़ेगा, दैट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। बात सही है, बट इट्स टेक्नोलॉजी, इसकी जो माइनिंग एक्सट्रैक्शन की होगी, ऑल्दो टेक्नोलॉजी नेसेंट है, बट इट वोंट बी वेरी टफ बिकॉज हाइड्रोजन जो है एक बहुत लाइट गैस है, राइट? तो अगर आप छोटे से भी फ्रैक्चर्स क्रिएट करेंगे इट कैन कम अप, राइट? तो इसको वहां से निकालना इट विल नॉट बी एज टफ एज ऑयल, ठीक? तो इसका जो वो कॉस्ट भी होगा दैट विल बी लेसर, और इसको कन्वर्ट भी नहीं करना है। तो इस वजह से अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन के लिए कि अगर ये नेचुरली अकरिंग है तो इसकी कॉस्ट लेस होगी, ठीक? चलिए अब एक काम करते हैं। बाय द वे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, फ्रांस में अभी इसकी बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी। सबसे लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ व्हाइट हाइड्रोजन हमें फ्रांस में मिला था। अच्छा, अगर इसमें सब कुछ इतना अच्छा है तो क्यों यूज नहीं हो रहा है? द प्रॉब्लम इज दिस, एक तो इसके रिसोर्सेज कम जगह है, सेकेंडली टेक्नोलॉजी नेसेंट है, बिकॉज वी डू नॉट नो कि ये स्टोर कैसे होती है अभी अर्थ में, ठीक? सो लॉट ऑफ ऑयल कंपनीज आर एक्चुअली, जिनको पहले से आदत है जमीन से रिसोर्सेज निकालने की, दे आर वर्किंग ऑन दिस थिंग कि कैसे इसको सेफली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बिकॉज आप पहली बार एक्सट्रैक्ट करोगे, देयर आर लॉट ऑफ डेंजर्स कि आप कुछ थ्रेटनिंग ना करो, सो यू हैव टू फाइंड आउट अ सेफ टेक्नोलॉजी। अभी अगर हम करंट स्टेज पे बात करें, देयर इज ओनली वन कंट्री, माली इन द अफ्रीका, विच इज हैविंग एन ऑपरेशनल प्लांट फॉर व्हाइट हाइड्रोजन, जो निकाल रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके यूज कर रहे हैं। बाकी सब जगह अभी रिसर्च ही चल रही है। तो ये तो हो गई व्हाइट हाइड्रोजन की कहानी, जो हमने क्वेश्चन के साथ ही देख लिया। लेकिन अब एक काम करते हैं, हाइड्रोजन के बहुत सारे आपने कलर सुने होंगे, ये भी कभी भी पूछा जा सकता है, बार बार न्यूज में रहता है, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि ये क्या है कलर।
सबसे पहले तो ये क्लैरिटी रखिएगा, चाहे व्हाइट हो, येलो हो, पिंक हो, कोई सा भी कलर हो, हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन। ये कलर किस नाम पे दिए गए हैं? बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी। ठीक, आप किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे उसके बेसिस पे हमने कलर कोड दे दिया। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा आज जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है दैट इज एक्चुअली ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है? तो आप नेचुरल गैस लेते हो, नेचुरल गैस मतलब जो आपको जमीन के अंदर नेचुरली मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है? मीथेन। आप इस नेचुरल गैस को एक प्रोसेस से पास करते हो विच इज स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। ये टर्म कभी भी यूपीसी पूछ सकती है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का ये मतलब होता है कि आप बेसिकली इस नेचुरल गैस को बहुत हाई टेम्परेचर स्टीम से पास करते हो, ये स्टीम से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम सिर्फ इतना है इस रिएक्शन को स्पीडन अप करना। ठीक, तो ये स्टीम से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और ये नेचुरल गैस ब्रेक डाउन हो जाएगी। मीथेन में क्या है? CH4, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन आपको दे देगा, राइट? सो दिस इज ग्रे हाइड्रोजन अगर आप ऐसे प्रोड्यूस करो। अगर आप कोल से प्रोड्यूस करो सो दैट हाइड्रोजन विल बी नोन एज ईदर ब्राउन हाइड्रोजन और ब्लैक हाइड्रोजन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोल ले रहे हो। अगर आप लिग्नाइट लोगे तो वो ब्राउन कलर का होता है, तो वो ब्राउन हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आप ज्यादा कार्बन वाला कोल लोगे जैसे एंथ्रासाइट वगैरह, सो उससे अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो उसे ब्लैक हाइड्रोजन बोल देंगे। कोल से कैसे प्रोड्यूस करते हो? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर योर एग्जामिनेशन, कोल गैसिफिकेशन। हमारा कोल गैसिफिकेशन का मिशन भी लॉन्च हुआ है, आपको पता होगा। कोल गैसिफिकेशन में क्या करते हैं? यू टेक कोल, आप इसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो बहुत हाई टेम्परेचर पे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों? ऑक्सीजन रख दोगे तो जल जाएगा, राइट? सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसे हीट करोगे तो ये कोल गैसिफाई हो जाता है और उसके साथ में प्रोड्यूस होती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक, फिर ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? सो ब्लू हाइड्रोजन अगर आपने जो नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की थी ग्रे हाइड्रोजन, उसके दौरान पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। अगर आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लो, उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज ना होने दो, तो ये मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया। तो वो ग्रे हाइड्रोजन को अब हम बोलते हैं ब्लू हाइड्रोजन। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपने जब ग्रे हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया था बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ था। इफ यू लेट इट गेट रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, वो ग्रे हाइड्रोजन है। अगर आप उसे कैप्चर करके रख लो, इट इज ब्लू हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा, टर्कोइस हाइड्रोजन आई थिंक शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा, बट ये भी यूज होता है। टर्कोइस हाइड्रोजन का मतलब ये होता है कि आप मीथेन से ही, नेचुरल गैस से ही प्रोड्यूस करोगे, बट दिस टाइम नॉट थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग, स्टीम से रिएक्ट नहीं करवाओगे, बल्कि इस मीथेन में बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सॉरी हाई हीट पास करोगे। पायरो जब भी वर्ड देखो इट मींस हीट। पायरोलिसिस का मतलब होता है हीट के प्रेजेंस में किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना। तो आप जब मीथेन को हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करोगे तो वो आपको हाइड्रोजन देता है, एंड दिस टाइम दिस हाइड्रोजन विल बी नोन एज टर्कोइस हाइड्रोजन। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, पिंक हाइड्रोजन है या येलो हाइड्रोजन है, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है। यहां पे रॉ मटेरियल है आपका वाटर, तो आप वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हो इनटू हाइड्रोजन। ठीक, अब वाटर को ब्रेक डाउन अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से करोगे, वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी से जब किसी चीज को ब्रेक डाउन करो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से यू विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब इलेक्ट्रिसिटी कहां से लाओगे? अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी लाओगे तो जो हाइड्रोजन होगी वो हो जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी लाओगे इट विल बिकम पिंक हाइड्रोजन। अगर आप सोलर एनर्जी से लाओगे, देखो सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, बट अगर सोलर एनर्जी से यूज करोगे तो ग्रीन की जगह उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, येलो हाइड्रोजन। ठीक, व्हाइट हाइड्रोजन तो हमने देख लिया, ये तो किसी इसका कोई प्रोडक्शन ही नहीं करना है, ये तो नेचुरली मिल रही है, ऑल यू हैव टू डू इज माइन इट। ठीक, अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये जो कलर कोड है ना, ये थोड़े थोड़े डिफरेंट सोर्सेज में वेरी करते हैं, हर कंट्री ने थोड़े अपने न्यू नाम भी दे दिए हैं, बट प्राइमरली जो सबसे प्रीडोमिनेंट मेथोडोलॉजी है वो यही है। अच्छा, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ये याद रखिएगा, ऑल ऑफ यू थिंक कि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब यही होता है कि वाटर को ब्रेक डाउन करो इलेक्ट्रोलिसिस से, दिस इज वन वे। बट अगर आप इंडिया के नेचुरल हमारे हाइड्रोजन जो मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसमें जाएंगे तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सिर्फ जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी सिर्फ वही ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। अगर आप बायोमास से भी निकालेंगे, रिमेंबर बायोमास फॉसिल फ्यूल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, राइट? बायोमास क्या होता है? फ्रेश ऑर्गेनिक रेसिड्यू। अगर आप उस बायोमास को गैसिफाई करेंगे तो भी जो हाइड्रोजन होगी वो ग्रीन हाइड्रोजन होगी, गिवन दैट कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज है वो एक थ्रेशोल्ड लेवल के अंदर हो। आई एम अगेन रिपीटिंग, आप कोल को अगर गैसिफाई करोगे तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, दैट इज ब्राउन हाइड्रोजन, राइट? क्योंकि कोल है एक फॉसिल फ्यूल, इसको बनने में लगते हैं मिलियन ईयर्स। बट जो बायोमास है, बायोमास का मतलब होता है फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर, जो आपका लेट्स से एनिमल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, राइट? ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। अगर आप इसे गैसिफाई करोगे तो जो हाइड्रोजन निकलेगी दैट विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन अंडर आवर डेफिनेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा प्लीज।
चलिए, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं 6G और 5G पे। स्टेटमेंट बहुत सारे हैं बट बहुत ईजी है, ठीक, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ऑब्वियस कि यही होगा। चलो, तो पहला स्टेटमेंट कहता है दैट 6G इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर डेटा स्पीड सिग्निफिकेंटली हायर देन दोज ऑफ 5G। ऑब्वियस ही बात है, जितनी जनरेशन बढ़ाते जाओगे डेटा बढ़ेगा, डेटा स्पीड बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होगी, राइट। 6G एम्स टू प्रोवाइड इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी इन द रिमोट एंड अनडिजर्व्ड एरिया कंपेयर टू 5G। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी टेक्नोलॉजी आप एडवांस फॉर्म में ले जाओगे तो अच्छी चीजें ही एक्सपेक्ट करोगे ना। इसमें ऐसा क्या है कि आप जितना रिमोटली कनेक्टेड एरिया नहीं है वहां पे लेके जाओ। अगर आप ओवर थिंक करोगे तो बोलोगे ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये रिमोट एरिया में कैसे पहुंचेगी। बट थिंक कि जब भी कोई मिशन फ्यूचर का है, व्हाट यू विल प्लान, यू विल प्लान ऑब्वियसली कि रिमोट एरिया तक पहुंचे, राइट। थर्ड स्टेटमेंट, 6G इज एंटिसिपेटेड टू हैव हायर लेटेंसी देन 5G। अगर आपको लेटेंसी का मतलब पता है ना तो आपको पता चल जाता है ये स्टेटमेंट गलत है। लेटेंसी का मतलब ये होता है जब भी आप एक डेटा, कोई भी डेटा पैकेट है, कोई भी वीडियो भेज रहे हो, टेक्स्ट भेज रहे हो, राइट, वॉइस है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कितना टाइम लग रहा है इसको, दैट इज नोन एज लेटेंसी। तो हाई लेटेंसी का मतलब होता है डेटा पहुंचने में ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब स्पीड स्लो है, राइट। सो हायर लेटेंसी कैसे हो सकती है? 6G में तो यू वांट योर डेटा टू रीच फास्टर, सो लेटेंसी विल बी लोअर, तो ये गलत हो जाएगा। अब 4 कहता है 6G इज डिजाइंड टू कंज्यूम मोर एनर्जी। यार अगेन थिंक अबाउट इट, अगर ये बोलता 6G विल कंज्यूम मोर एनर्जी तब तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे कि बेटर एडवांस टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कि ये एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करे। बट ये कहता है 6G इज डिजाइन टू कंज्यूम मोर एनर्जी। कोई भी चीज दुनिया में डिजाइन क्यों की जाएगी ज्यादा एनर्जी के लिए, राइट। इनफैक्ट 6G का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो 1 और 2 ओनली हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं स्टेटमेंट के अलावा 6G और इसमें। देखो सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि 6G के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स है नहीं, क्योंकि 6G एग्जिस्टिंग नहीं है आज की डेट में, इट्स ओनली अ थ्योरेटिकल फ्यूचर कॉन्सेप्ट। तो थोड़े थोड़े रफ डेटा और रफ चीजें अवेलेबल है, हम वो देख लेते हैं। चांसेस आर लेस कि डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाए ये डेटा वगैरह, बट कुछ मेजर कॉन्सेप्ट बात की जा सकती है। तो सबसे पहले 6G और 5G में क्या डिफरेंस है? देखो जैसे जैसे आप जनरेशन बढ़ाते जाते हो 1G 2G 3G 4G, स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपका जो अभी 5G की पीक स्पीड है दैट इज 10 GB पर सेकेंड, दैट इज अ पीक स्पीड। जरूरी नहीं कि हमेशा उस पर ऑपरेट करे, बट इन केस ऑफ 6G जो पीक स्पीड होगी दैट विल बी 100 टाइम्स फास्टर देन 5G और 1 TB पर सेकेंड तक जा सकती है, राइट। लेटेंसी की बात करें तो लेटेंसी तो कम होगी। लेटेंसी क्या है? टाइम टेकन बाय द डेटा पैकेट टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब अभी जो 5G की लेटेंसी है दैट इज 1 मिली सेकेंड, 6G में क्या टारगेट है? 0.1 मिली सेकेंड, राइट। अच्छा अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। 6G जो, देखो आप चाहे 6G 5G जो भी बात कर रहे हो, आप डेटा भेजते कैसे हो? डेटा भेजते हो आप वेव्स में इनकोड करते हो, राइट। सो इस सोर्स से दूसरे सोर्स तक वेव्स ट्रैवल करेंगी और उस वेव में आपका डेटा इनकोडेड होगा। तो ये जो वेव यूज करोगे आप 5G में, दैट विल हैव लोअर फ्रीक्वेंसी, और 6G में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हायर होगी 5G के कंपैरिजन में। और यही हम 4G 5G में बात करें तो 5G विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी देन 4G। इसका मतलब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ाओगे आपको जो वेवलेंथ यूज करनी है दैट विल हैव हायर फ्रीक्वेंसी। क्यों? जल्दी से देख लेते हैं। तो वेव आपकी कुछ ऐसे दिखती है, राइट। अब देखो वेव में 2 टर्म होते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। जैसे आप अगर ऊपर वाली वेव को देखें तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब होता है कि एक साइकिल में वेव कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? एक सेकंड में वेव कितने साइकिल कंप्लीट करेगी, एक सेकंड में वेव्स कितने साइकिल कंप्लीट करेगी। अब अगर आप इन दोनों वेव को देखें तो ये वेव टाइटली पैक्ड है तो ये ज्यादा साइकिल कवर करेगी एक सेकंड में, सो दिस वेव इज हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी। बट वेवलेंथ के कंपैरिजन में इसकी तो डिस्टेंस छोटी है ना 2 साइकिल के बीच, सो दिस इज शॉर्टर वेवलेंथ। इसका मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अपोजिट है, हाई फ्रीक्वेंसी मींस लोअर वेवलेंथ। अब अगर मुझे 6G के लिए यूज करना है, आई विल प्रेफर दिस वेव ओवर दिस। क्यों हायर फ्रीक्वेंसी की वेव क्यों यूज करेंगे? इमेजिन आप क्या कर रहे हो, वेव्स में डेटा इनकोड कर रहे हो। अगर आपकी वेव टाइटली पैक्ड है ना, यू कैन इनकोड मोर डेटा इन दिस वेव। अगर मैं इतनी लेंथ देखूं वेव के, सो आई कैन इनकोड मोर डेटा, क्योंकि ये बहुत टाइटली पैक्ड वेव है, राइट। सो जब भी आपको हाई स्पीड चाहिए, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा डेटा पैक कर सको, और ज्यादा डेटा आप कब पैक कर सकोगे? जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है, यानी कि वेवलेंथ शॉर्ट है, राइट। सो दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अब छोटी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक और चीज, एज आई सेड कि 6G के केस में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर इज सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि 6G के अगर आप यूज केसेस देखेंगे ना, 5G में क्या है? इंटरनेट ऑफ डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आई एम अज्यूमिंग आपको पता हो कि घर के जितने भी डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे से इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। वो तो 5G में हो गया, बट 6G में हम क्या चाह रहे हैं और इतनी हाई स्पीड क्यों चाह रहे हैं? वी आर एक्चुअली प्लानिंग कि जो ऑटोनोमस कार्स हैं दे शुड यूज 6G। हम ऑटोनोमस फैक्ट्रीज बना दे जहां पे हर कुछ ऑटोमेटेड हो, राइट? सो इन दैट केस वी वांट टू यूज 6G। आपने एक टर्म सुना होगा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बहुत पॉपुलर है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ब्रेन के सिग्नल से एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करो। एक बहुत फेमस पिक्चर है, अगर आप सर्च करिएगा, एक मंकी है और मंकी सिर्फ सोच रहा है और सामने वीडियो गेम चल रहा है, राइट? तो वीडियो गेम किससे कंट्रोल हो रहा है? वो मंकी के ब्रेन के सिग्नल से कंट्रोल हो रहा है। इसका फ्यूचर बहुत बड़ा यूजेज है। जो हम आर्टिफिशियल लिम्स यूज करते हैं, जिनके हाथ और पैर नहीं है, राइट? सो इफ दे कैन कंट्रोल दैट आर्टिफिशियल लिम्स जस्ट बाय थिंकिंग, जस्ट थ्रू देयर ब्रेन सिग्नल्स, तो दैट कैन रिवॉल्यूशनाइज द मेडिकल फील्ड। और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, मतलब कनेक्टिंग वन डिवाइस विद द हेल्प ऑफ जस्ट ब्रेन सिग्नल्स। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के लिए भी जो यूज करने की हम कोशिश करेंगे दैट विल बी 6G। तो अब आप देखें, अगर 6G इतना प्रोमिनेंटली लाइफ में आ जाएगा और अगर ये एनर्जी बहुत हाई कंज्यूम करे, सो वी विल हैव अनदर चैलेंज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सो दैट इज व्हाई वी आर प्लानिंग कि जो 6G डेवलप हो, क्योंकि वो इतना वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो इट शुड बी सस्टेनेबल। ठीक, अब कुछ फैक्चुअल बातें। आपने एक टर्म सुना होगा भारत 6G विजन। तो इंडिया ने एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था दैट बाय 2030 इंडिया शुड हैव एन ऑपरेशनल 6G। इसके बारे में बस इतना ही पता होना चाहिए। एक और टर्म आपने सुना होगा भारत 6G अलायंस, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक तरीके से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का एक फोरम है जहां पे प्राइवेट कंपनीज आएंगी, गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एकेडमिक फील्ड से लोग आएंगे, साइंटिस्ट आएंगे, एंड दे विल कोलैबोरेट एंड रिसर्च ऑन द 6G। दैट्स इट। और कुछ यहाँ पे कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इट्स जस्ट कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है, इंडस्ट्री लेड है, इंडस्ट्री का इसमें मेजर रोल है, और बाकी ये डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग अपॉन दी 6G टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस बिटवीन RNA एडिटिंग एंड DNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग का अभी उतना वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन नहीं है जितना DNA एडिटिंग का है, राइट? बट सम ऑफ द आर्टिकल्स रिसेंटली in both Indian Express as well as the Hindu were talking about this thing. That is why the chances are कि इस थीम पे आपसे क्वेश्चन आ सके। डिफरेंस समझने से पहले, अच्छा चलिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं आंसर। सो पहला स्टेटमेंट कहता है कि आपका RNA एडिटिंग ऑल्टर्स RNA विदाउट चेंजिंग DNA, whereas DNA एडिटिंग ऑल्टर्स द जीनोम परमानेंटली। ये ठीक है। RNA एडिटिंग कैरीज अ हायर रिस्क ऑफ ऑफ टारगेट म्यूटेशन कंपेयर टू DNA एडिटिंग। ये गलत है, इनफैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू। The third statement says RNA editing provides reversible therapeutic effects, मतलब medical effects, while DNA editing results in permanent and heritable changes. ये सही है, तो 1 and 3 only हो जाएगा। अब देखिए, चाहे DNA editing हो या RNA editing हो, both are a solution of a problem. Problem क्या है? बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं which are genetic, which means there is a fault in particular gene. अब जीन में फॉल्ट होने से क्या होता है? देखिए, जीन का काम है बॉडी में जितने प्रोटीन बन रहे हैं उसके लिए कोड प्रोवाइड करना। सो देयर आर मोर देन 20,000 प्रोटीन्स इन आवर बॉडी एंड दीज प्रोटीन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सेल। अब ये सेल कौन सा प्रोटीन कैसे बनाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द कोड। कोड इज इन द जीन। सो इफ जीन हैज सम प्रॉब्लम, द कोड हैज सम प्रॉब्लम एंड द प्रोटीन गेट्स सम प्रॉब्लम। और अगर बॉडी में कोई फॉल्टी प्रोटीन आ जाए, दैट कैन मैनिफेस्ट इनटू सर्टेन डिसीजेस, जिसे हम जेनेटिक डिसीज कहते हैं, राइट? अब इस डिसीज को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो जीन के लेवल पे ही जाके एडिट कर दो फॉल्टी जीन को, सेकेंडली जीन से जब प्रोटीन बन रहा है उस प्रोसेस में जाके कहीं एडिट कर दो। सो इवन दो यू विल नॉट एडिट द जीन डायरेक्टली, बट द प्रोटीन विल नो लॉन्गर बी फॉल्टी। तो ये दो तरीके होते हैं। अब DNA एडिटिंग क्या काम करता है? जीन को एडिट करता है, और RNA एडिटिंग एडिट्स दिस प्रोसेस इन द मिडिल। अब इस बात को एप्रिशिएट करने के लिए हमें जीन से प्रोटीन बनता कैसे है उसका क्विकली एक बार प्रोसेस को रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, आप जो जीनोम एडिटिंग वर्ड सुनते हैं ना, दैट इज प्राइमरली DNA एडिटिंग, आप वही सुनते हैं, ठीक? चलिए, तो पहले हम देख रहे हैं कि जीन से प्रोटीन बनता कैसे। ये आपकी ह्यूमन सेल है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है जो आपको ब्लू कलर में यहां पे दिख रहा है। न्यूक्लियस के अंदर बैठा है DNA। DNA के एक छोटे छोटे सेगमेंट को कहते हैं जीन। सो जीन इज नथिंग बट DNA का छोटा सा सेगमेंट। सो इसमें आपकी बहुत सारी जीन्स हो गई, ठीक? इस जीन में बैठा है प्रोटीन बनाने का कोड, और आपका प्रोटीन बनेगा कहां?
तो न्यूक्लियस के बाहर सेल में एक ऑर्गेनल होता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम. राइबोसोम इज लाइक अ फैक्ट्री वेयर प्रोटीन विल बी मैन्युफैक्चर्ड. बट राइबोसोम सिर्फ फैक्ट्री है. राइबोसोम को यह नहीं पता प्रोटीन बनाना कैसे है. प्रोटीन बनाने का कोड बैठा है जीन के पास, राइट. अब जीन है न्यूक्लियस के अंदर और फैक्ट्री है न्यूक्लियस के बाहर. सो क्या जीन डायरेक्टली आएगी यहां कॉपी लेके? नहीं. जीन और डीएनए इज अ वेरी प्रेशियस इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी. बॉडी विल नॉट डायरेक्टली टेक इट टू द राइबोसोम. तो बॉडी क्या करेगी, इस जीन की, इस डीएनए की एक कॉपी बनाएगी. सो ये मास्टर कॉपी हो गई. डीएनए और जीन्स जो होंगे दे आर द मास्टर कॉपी, राइट. अब बॉडी इस मास्टर कॉपी की एक फोटो कॉपी बनाएगी. दैट फोटो कॉपी इज नोन एज आरएनए. इस केस में मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए क्यों? क्योंकि ये कोड लेके जाएगा राइबोसोम तक, ठीक. तो अब ये बन गई फोटो कॉपी. अब यहां पे कोड आ गया है. अब ये कोड जाएगा न्यूक्लियस से बाहर राइबोसोम तक और राइबोसोम फिर प्रोटीन बनाएगा, राइट. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मेकिंग. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस. डीएनए एडिटिंग के केस में आप क्या करते हो, सीधा न्यूक्लियस के अंदर जाते हो एंड यू एडिट दिस डीएनए. वो फॉल्टी जीन रिमूव कर देते हो, राइट. वो फॉल्टी जीन रिमूव हो जाएगी तो प्रोटीन जो फॉल्टी बन रहा था दैट विल बी करेक्टेड, राइट. एक और तरीका यह है कि आप डीएनए को एडिट मत करो. आप ये जो कॉपी बनी है एमआरएनए उसको एडिट कर दो, राइट. सो दिस विल बी नोन एज आरएनए एडिटिंग. अब ये दोनों का म्यूचुअल एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा? देखो, डीएनए में अगर आपने एक बार एडिट कर दिया तो आपने मास्टर कॉपी चेंज कर दी. नाउ दिस चेंज इज इररिवर्सिबल. दिस इज परमानेंट, राइट. परमानेंट होने के साथ साथ ये हेरिटेबल भी है, अगली जनरेशन में भी जाएगा क्योंकि डीएनए एक बार एडिट हो गया, अब लाइफ लॉन्ग वही एडिट होगा, जो वही रहेगा एंड द ऑफस्प्रिंग विल हैव द सेम एडिटेड डीएनए, ठीक. लेकिन आरएनए के केस में ये होता है, देखिए जो कॉपी बनी है दिस इज एक्चुअली नॉट परमानेंट. एमआरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाता है. डीएनए तो लाइफ लॉन्ग रह रहा है बट एमआरएनए फोटोकॉपी कुछ दिन रहेगी फिर ये डिग्रेड कर जाएगी. फिर बॉडी फिर से न्यू कॉपी बनाएगी, राइट. तो अगर मान लीजिए आपने एक कॉपी को एडिट कर भी दिया, सो दिस इज अ टेम्पररी चेंज क्योंकि ये कॉपी कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी एंड बॉडी हैज टू क्रिएट अ न्यू कॉपी, ठीक. तो अगर आप एमआरएनए के लेवल पे यानी आरएनए एडिटिंग करेंगे दैट चेंज विल बी टेम्पररी एंड दैट विल नॉट बी हेरिटेबल क्योंकि ये नहीं जाने वाला है ऑफस्प्रिंग पे, राइट. अब ये तो हो गया कंपैरेटिव एक वो. लेकिन हम डीएनए एडिटिंग का प्रेफर करते हैं. डीएनए एडिटिंग हम तब प्रेफर करेंगे व्हेन द डिसीज इज वेरी सीरियस एंड वी वांट अ वन टाइम क्योर कि एक बार कर दिया एंड दिस डिसीज शुड नेवर अकर. एमआरएनए एडिटिंग से ये होगा कि ये वन टाइम इफेक्ट नहीं होगा, ये आपको बार बार करना पड़ेगा. इट्स अ रिवर्सिबल थिंग, ठीक. लेकिन फिर एमआरएनए एडिटिंग करें क्यों अगर ये रिवर्सिबल है तो? इसका एडवांटेज ये है, देखिए इट्स नॉट एज इफ कि एवरी मेडिकल प्रोसेस इज वेरी प्रिसाइज कि जो चाहते थे वही हो गया. What if there is some error in the editing, DNA editing? एक बार error हो गई that will stay for the life long. That will even go to the next generation. mRNA editing आपके इस रिस्क को कम कर देता है, right? If there is some error, there is a chance कि वो कुछ समय बाद reversible हो जाएगा, right? Another advantage is this कि देखिए जब आप DNA को edit करते हैं तो DNA का structure is very complex. इसमें बहुत सारी genes एक condensed form में है, right? So chances of off-target mutation, off-target mutation का मतलब आप जिस टारगेट को एडिट करना चाह रहे थे उसके अलावा आजू बाजू की जीन्स भी एडिट हो जाएं, दैट इज नोन एज ऑफ टारगेट म्यूटेशन. दैट इज वेरी हाई इन केस ऑफ डीएनए क्योंकि वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. बट दिस फोटोकॉपी इज रिलेटिवली इजियर स्ट्रक्चर. इसमें अगर जाके आप एडिट करोगे तो ऑफ टारगेट म्यूटेशन का चांसेस कम होता है, ठीक. तो अब क्विकली आप इस टेबल को दोबारा देख लें फिर हम स्टेटमेंट पे आ जाएंगे. तो डीएनए एडिटिंग आपने किया तो जीनोम एडिट हुआ. जीनोम क्या है? वो जो पूरा जीन का सेटअप है ना, दैट इज जीनोम, आपका जो जीन का सीक्वेंस है. तो आपने डीएनए एडिट किया था तो जीन ही एडिट हो गई सीधा. सो जीनोम विल बी एडिटेड. बट आरएनए एडिट किया था तो जीनोम एडिट नहीं हुआ था, यू जस्ट चेंज द कॉपी. फिर डीएनए एडिटिंग परमानेंट था, हेरिटेबल था, ये भी हमने देख लिया बिकॉज यू हैव एडिटेड द मास्टर कॉपी. इन दिस केस इट इज टेम्पररी क्योंकि कुछ समय बाद ये कॉपी खत्म हो जाएगी एंड बॉडी हैज टू क्रिएट न्यू कॉपी. फिर अगर आप इसे मेडिसिन में यूज करेंगे तो डीएनए एडिटिंग वन टाइम क्योर है बट ये रिवर्सिबल है. फिर ऑफ टारगेट म्यूटेशन भी हमने देखा, डीएनए कॉम्प्लेक्स है तो मोर चांसेस है, आरएनए एडिटिंग में कम है. अच्छा, टूल कौन से यूज करोगे? तो आपने डीएनए एडिटिंग के टूल ऑलरेडी सुना है, सबसे फेमस दैट इज CRISPR-Cas9. हो सकता है आपने ये दो टूल नहीं सुने हो, जिंक फिंगर न्यूक्लियस एंड टैलिन. ये पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है. द मोस्ट एडवांस इज CRISPR-Cas9. बट यूपीसी कई बार ऐसा हो सकता है वो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ना, दैट दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. फॉर दैट यू शुड नो. डिटेल जानने की कभी कोई जरूरत नहीं है, यूपीसी कैन नेवर आस्क. सो ये तीन टूल है. What about RNA editing? RNA editing के टूल we never study in detail, but again if UPSC can ask, they will only ask कि ये टर्म किससे रिलेटेड है. कौन से हैं? CRISPR-Cas13 और ADAR एंजाइम करके एक एंजाइम्स होते हैं. So they are the tools very prominently used for RNA editing. ठीक, चलिए अब स्टेटमेंट को वापस देख लीजिए एक बार.
तो पहला स्टेटमेंट, आरएनए एडिटिंग ऑल्टर्स आरएनए विदाउट चेंजिंग डीएनए, बिल्कुल सही बात है, आपने तो कॉपी को एडिट किया है, वेयरएज डीएनए एडिटिंग ऑल्टर्स द जीनोम परमानेंटली, पूरा जीन सीक्वेंस चेंज हो रहा है। सेकंड, आरएनए एडिटिंग कैरीज अ हायर रिस्क ऑफ टारगेट म्यूटेशन, हमने देखा ये गलत है। थर्ड, आरएनए एडिटिंग प्रोवाइड्स रिवर्सिबल इफेक्ट्स व्हाइल डीएनए एडिटिंग रिजल्ट्स इनटू परमानेंट क्योर, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो ये हो गया, हमने सारे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीमोफीलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, असर्शन रीजन। सो पहला स्टेटमेंट कहता है हीमोफीलिया ए प्राइमरली अफेक्ट्स मेल्स एंड लीड्स टू प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर इंजरीज, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है हीमोफीलिया ए इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, ये सही है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज प्रोमिनेंट इन मेल्स, तो आंसर ए होगा। ये समझने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हीमोफीलिया का। अच्छा, बाय द वे कॉन्टेक्स्ट क्या है इस सवाल का? देखिए, हीमोफीलिया ऑल्दो इट्स अ रेयर डिसऑर्डर, ठीक, इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर से क्या मतलब है, विल टॉक अबाउट, बट इट्स अ रेयर डिसऑर्डर। स्टिल द सेकंड लार्जेस्ट बर्डन ऑफ दिस डिसीज इज इन इंडिया, और इंडिया में अभी इसकी एक जीन थेरेपी स्टार्ट हुई थी, इसका ह्यूमन ट्रायल, पहला जीन ट्रायल हुआ था, और इसकी पीआईबी में मल्टीपल कवरेजेस आई है और बाकी न्यूज़पेपर में भी आई है। सो अब वो जीन थेरेपी के बारे में ज्यादा डिटेल है नहीं, सो दे कैन नॉट आस्क अबाउट द जीन थेरेपी, व्हाट दे कैन आस्क इज द अंडरलाइंग डिसीज। अब आई टोल्ड यू इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर और जेनेटिक है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए नॉर्मली जब आपके कोई भी वुंड या कट होता है एंड देयर इज ब्लीडिंग, दिस ब्लीडिंग विल स्टॉप इन सम टाइम। हाउ डज इट स्टॉप? तो बेसिकली आपकी बॉडी स्किन पे क्लॉट बना लेती है, ब्लड क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, और ये ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करता है ब्लीडिंग होने से। ब्लड क्लॉट कैसे बनता है? सो whenever there is any wound, your body starts a chain of reactions, और उससे आपकी बॉडी के इंटीरियर में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, दे रन टुवर्ड्स योर स्किन सरफेस, और ये हेल्प करते हैं क्लॉट बनाने में। ये जो प्रोटीन्स रश करते हैं स्किन की तरफ, दे आर नोन एज क्लॉटिंग फैक्टर। नाउ हीमोफीलिया इज अ डिसऑर्डर वेयर योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ क्लॉटिंग फैक्टर, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है, एंड इवन अ स्मॉल वुंड, स्मॉल इंजरी कैन बी फेटल बिकॉज ऑफ एक्सेस ब्लीडिंग, ठीक। अच्छा, अब ये हीमोफीलिया ए बी सी 3 टाइप के होते हैं। देखिए, ऑल्दो पूरा ही हीमोफीलिया इज अ रेयर डिसऑर्डर, बस इसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन जो है दैट इज हीमोफीलिया ए। ये किस बात पर डिपेंड करता है? तो देखिए, क्लॉटिंग फैक्टर एक्चुअली मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 8 में प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं बन पा रहा है देन वी कॉल इट हीमोफीलिया ए। क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं बन पा रहा है, हीमोफीलिया बी। क्लॉटिंग फैक्टर 11 नहीं बन पा रहा है, हीमोफीलिया सी, राइट। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 8, 9, 11, ऑल यू नीड टू नो इसकी 3 टाइप की हीमोफीलिया होती है, दैट्स इट, ठीक। अच्छा, आई टोल्ड यू इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसी से रिलेटेड टर्म है कि इसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है? पहले देखिए, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होने का क्या मतलब है। आप सबको पता है दैट आवर बॉडी हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 में से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे आर सेम फॉर मेल एंड फीमेल, लेकिन जो 23rd क्रोमोसोम होता है दैट इज XY इन केस ऑफ मेल, और फीमेल के केस में XX है, राइट। मेल के लिए क्या है ये XY, और फीमेल के लिए क्या है XX। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब एक फॉल्टी जीन है, वो फॉल्टी जीन किसी क्रोमोसोम में बैठी होगी, राइट। क्रोमोसोम X में जो जीन है, हीमोफीलिया एक्चुअली उस वजह से हो रहा है। सो जिस जीन की वजह से हीमोफीलिया होता है दैट इज सिटिंग ऑन X क्रोमोसोम, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। लेकिन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब ये होता है, देखिए हर जीन की बॉडी में 2 कॉपी होती है। रिसेसिव डिसऑर्डर वो होते हैं कि अगर कोई एक फॉल्टी जीन है, इट विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इनटू अ डिसीज ओनली व्हेन देयर इज नो नॉर्मल कॉपी ऑफ दैट जीन। अगर मान लीजिए कि X, इस X में लेट्स से फीमेल का केस देखते हैं, फीमेल के X क्रोमोसोम में एक फॉल्टी जीन बैठी है, राइट। व्हाट इफ इसकी एक नॉर्मल कॉपी इस दूसरे X में बैठी हुई है, राइट। तो ये क्योंकि एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो ये फॉल्टी जीन मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगी अपने आप को। दिस फॉल्टी जीन इज ट्राइंग कि क्लॉटिंग फैक्टर ना बने, बट दिस नॉर्मल जीन विल कॉम्पनसेट और क्लॉटिंग फैक्टर बन जाएंगे, राइट। बट इन केस ऑफ मेल व्हाट इज हैपनिंग, एक सिंगल X है, अगर इसमें वो फॉल्टी जीन है जिसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पा रहा है, देयर इज नो अदर X which can provide a normal copy of gene, right? तो recessive disorder का ये मतलब होता है कि अगर एक normal copy of gene आ जाए then that disease will not manifest, और यही हो रहा है फीमेल के साथ, बिकॉज दूसरा एक X है जिसपे एक नॉर्मल जीन हो सकती है, राइट, जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाती है, एंड इफ दैट इज देयर देन डिसीज विल नॉट बी देयर। इसी वजह से मेल में ये डिसीज के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज अगर X में फॉल्टी जीन हो गई देयर इज नो अदर X विच कैन कॉम्पनसेट फॉर इट, ठीक। सो आई होप आप ये बात समझ गए हैं कि ये क्वेश्चन भी जो था आपका क्यों सही है, राइट।
बिकॉज मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और ये डिसीज एक्स लिंक्ड है एंड दैट टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसी वजह से ये मेल में ज्यादा हो रहा है एंड दैट इज व्हाई योर आंसर इज ए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड। ठीक, इसमें बहुत सारे साइड के टॉपिक है नहीं, रिलेटिवली थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है टॉपिक। सो इट सेज दैट अनिल अनिल का फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ। इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूल मेड ऑफ थोरियम एंड एनरिच्ड यूरेनियम। ये ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट सेज इट कैन मेक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मोर रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियर वेपन्स प्रोलिफरेशन रिस्क। ये भी ठीक है। थर्ड, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय एनपीसीआईएल। गलत है, ये यूएसए की एक कंपनी है क्लीन एनर्जी थोरियम करके, उसने बनाया है। चलिए देखते हैं ये क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। 1 and 2 ओनली। सबसे पहले अनिल जो नाम इन्होंने दिया है, दैट नेम हैज बीन गिवन बिकॉज ऑफ लाइक एज अ ट्रिब्यूट टू आवर न्यूक्लियर साइंटिस्ट अनिल काकोडकर, राइट। तो उनकी एज अ ट्रिब्यूट उनको ये नाम दिया गया है इस फ्यूल को। अच्छा, ये फ्यूल है क्या न्यूक्लियर फ्यूल? सो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ लो एनरिच्ड यूरेनियम एंड थोरियम। तो ये दो फ्यूल का मिक्स है, लो एनरिच्ड यूरेनियम एंड थोरियम। अब सबसे पहले एनरिच्ड यूरेनियम का क्या मतलब होता है? देखो, आपको जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 235 का परसेंटेज होता है सिर्फ 0.7%, और बाकी होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 235 फिसाइल है, इसका फिजन डायरेक्टली होता है, राइट, बट इसका परसेंटेज बहुत कम है, 0.7%। सो यू वांट टू इंक्रीज इट्स परसेंटेज, इसी को हम कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। जब तक यूरेनियम 235 का परसेंटेज लेस देन 20% है, इसे हम कहते हैं लो एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक, नॉर्मली हम जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं लो एनरिच्ड यूरेनियम, उसमें 3 to 5% होता है। लेकिन अगर आप 3 to 5% से बढ़ा के इसे बेसिकली 5% से 20% तक रख दोगे, तो ये लो एनरिच्ड यूरेनियम तो है, बट इसे हम बोलेंगे हाई असे लो एनरिच्ड यूरेनियम। लेस देन 20 एवरीथिंग इज लो एनरिच्ड, बट 5 से लेके अगर 20% तक है तो इसे बोलते हैं हाई असे लो एनरिच्ड यूरेनियम। ठीक, तो ये जो फ्यूल है आपका हाई असे लो एनरिच्ड यूरेनियम प्लस थोरियम का ब्लेंड है एक तरीके से। ठीक, अच्छा, थोरियम ब्लेंड क्यों किया? देखो, जब आप इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में डालोगे, बाय द वे ये किस न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बनाया है हमने? हर रिएक्टर के लिए यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरली अभी जो हमारा सबसे पॉपुलर रिएक्टर है विच इज प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, उसके लिए हमने बनाया है, राइट। अच्छा, अब इसे जब आप यूज करोगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये यूरेनियम 235 वाला जो पार्ट है दैट इज फिसाइल, इसका तो फिजन हो जाएगा, बट थोरियम का फिजन होगा क्या? नहीं, थोरियम इज फर्टाइल, राइट। फर्टाइल मटेरियल अगर आप रिकॉल करें क्या होता है, फर्टाइल मटेरियल को जब आप न्यूट्रॉन से हिट करते हो तो उसका फिजन नहीं होता, इट ओनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिसाइल मटेरियल। तो आपका जो थोरियम है एक तरीके का फर्टाइल मटेरियल है। ठीक, जब आप इसे न्यूट्रॉन से हिट करोगे इसका फिजन नहीं होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 फिसाइल है, इसका फिजन हो सकता है, राइट। तो जब आप इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करोगे तो व्हाट विल हैपन? एनरिच्ड यूरेनियम जो है आपका यूरेनियम 235 वाला पार्ट, दैट विल अंडरगो फिजन, बट थोरियम विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम 233, और आप इसको फ्यूचर स्टेज में यूज करोगे अपने थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है। अच्छा, थोरियम का सिर्फ इतना ही बेनिफिट है क्या? थोरियम का इसमें ब्लेंड करने का एक और बेनिफिट है। इनफैक्ट देयर आर 2 other benefits. So what happens is thorium actually increases the fission efficiency of this reactor. अगर आप थोरियम के बिना ये हाई ऐसे लो एनरिच्ड यूरेनियम डालते, तो इसका जो फिजन होता दैट वुडंट बी वेरी एफिशिएंट, तो आपका न्यूक्लियर वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता। थोरियम हैज अ प्रॉपर्टी कि ये इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा फिजन की। इट मींस आपका जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा दैट विल डिक्रीज। अनदर एडवांटेज इज दिस, जो आपका न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, जो स्पेंट फ्यूल आएगा फिजन के बाद, नॉर्मली अगर आप बिना थोरियम के यूज करोगे तो वहां पे प्लूटोनियम 239 बनता है विच इज अ वेपन ग्रेड मटेरियल। तो ये डर रहता है दैट अ कंट्री कैन यूज दैट फॉर वेपन, बट अगर आप थोरियम ब्लेंड कर देते हो तो जो स्पेंट फ्यूल आता है दैट इज एक्चुअली नॉट वेपन ग्रेड, उसको आप डायरेक्टली वेपन में इतना इजीली यूज नहीं कर सकते हो। दैट मींस आपका थ्रेट ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन दैट हैज डिक्रीज, राइट। सो ये थोरियम का आपको एडेड एडवांटेज मिल जाता है। अब बनाया किसने, मैंने आपको बता दिया कि यूएसए की क्लीन कोर थोरियम एनर्जी है करके कंपनी है। स्टेटमेंट को आप वापस देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट था न्यूक्लियर फ्यूल मेड अप ऑफ थोरियम एंड एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट कैन मेक न्यूक्लियर पावर प्लांट रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन, बिल्कुल सही बात है। आई टोल्ड यू कि ये थोरियम की प्रॉपर्टी है कि जो स्पेंट फ्यूल है उसको वो बेसिकली वेपन ग्रेड नहीं रहने देता है। थर्ड तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज रिलेटेड टू क्वांटम सैटेलाइट, और सिंपली पूछ रहा है कि ये टर्म का मतलब क्या है। देखिए,
यूपीएससी वैसे तो पूछने वाली है, सिर्फ इस टर्म का मतलब ही पूछेगी, बट इसके कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। आई टॉक अबाउट दैट कि आप उसे पिछले अनुभव से आई एडवाइस कि आप उसे देखें, बट मैं आपको समझाता हूं पहले क्वांटम सैटेलाइट का बेसिक क्या है। इसका बेसिकली आपका आंसर है, क्वांटम सैटेलाइट इज अ सैटेलाइट विच इज एम्ड एट सिक्योरिंग कम्युनिकेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। देखो, क्वांटम सैटेलाइट कुछ नहीं, एक तरीके का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होते हैं? वो सैटेलाइट विच आर बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। फॉर एग्जांपल, आपका जो एंटीना, टीवी एंटीना यूज करते हो घर में, राइट, जो डिश टीवी यूज करते हो, दैट इज वर्किंग ऑन सैटेलाइट, और वो जो सैटेलाइट है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, राइट। वो टीवी के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से आपके घर पे सिग्नल भेज रहा है, टीवी के सिग्नल कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। अब देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का पर्पस सिर्फ घर की टीवी तो है नहीं, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन, राइट। फॉर दैट वी नीड वेरी हाई सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और वहीं पे रोल आता है क्वांटम सैटेलाइट का। सो एवरी कंट्री इज वर्किंग ऑन दीज क्वांटम सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग इसरो। तो ये क्वांटम सैटेलाइट क्या करते हैं? ये बेसिकली आपके कम्युनिकेशन को सिक्योर करते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। नॉर्मली जब आपके कम्युनिकेशन को, किसी सिग्नल को, डेटा को सिक्योर करना रहता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब होता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब यह होता है कि नॉर्मल टेक्स्ट को, जो नॉर्मल डेटा है, उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर उस कोडेड फॉर्म को फिर से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, राइट। अब जब आप नॉर्मल टेक्स्ट को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इसके लिए लगती है इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन की जिसकी हेल्प से आप इसे कोड करोगे। अब नॉर्मली क्लास, अभी जो हमारा मेथड है, कन्वेंशनल मेथड, इसमें ये मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल एल्गोरिदम की हेल्प से ये इंक्रिप्शन की जनरेट की जाती है। बट बिकॉज यू नो कि हमारी कंप्यूटिंग पावर बहुत बढ़ती जा रही है, तो इस इंक्रिप्शन की को डिकोड किया जा सकता है अगर हम क्लासिकल वे में करें, राइट। सो दैट मीन्स हमारा जो सिग्नल है उसको हैक किया जा सकता है। नाउ देयर कम्स द रोल ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये यूज करती है टेक्नोलॉजी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है। यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स यू विल जनरेट इंक्रिप्शन कीज, और इसकी वजह से आप कम्युनिकेशन को सिक्योर करोगे, राइट। अब ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन ऑल डिटेल इन अनुभव 1। आप अनुभव 1 में जाइए, आपको YouTube पे डिस्कशन मिल जाएगा। यू कैन वॉच दिस सेक्शन। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट द टीम कि अगर वो वीडियो इसमें अटैच कर सके, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू टू गो देयर। नाउ एज you know कि I try to cover a lot of topics, so I want to spend more time on covering new topics rather than repeating the same thing, right? So instead of explaining again कि QKD क्या है, but remember it's a very important thing, I'll spend the same time in explaining you newer concept, ठीक है। तो इसे प्लीज आप अनुभव 1 से देख लीजिए, बट इतना याद रखिए, क्वांटम सैटेलाइट वो है जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल से, स्पेशली क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से कम्युनिकेशन को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। यूपीएससी ने पूछना बस इतना ही है, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पे सन की कुछ सोलर एक्टिविटीज दी गई हैं, सोलर सन स्पॉट, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, और आपसे मैच द पेयर का क्वेश्चन है। इसमें जो आपकी एक्चुअली पहली पेयर है वो तो करेक्ट है सनस्पॉट की, लेकिन इसको रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों गलत है। एक्चुअली ओनली वन पेयर इज द करेक्ट आंसर। बाय द वे, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस ईयर देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट सन मिशंस, सोलर मिशंस, इंक्लूडिंग आर आदित्य, राइट। सो इट माइट बी कि रादर देन सिंपली आस्किंग कि मिशन के बारे में, दे कैन आस्क अबाउट द सन रिलेटेड एक्टिविटी, सन रिलेटेड स्ट्रक्चर, राइट। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, फिर ये आप इजिली समझ जाएंगे। अब देखिए, आपको फाइनली एग्जाम के लिए जो याद रखना है दैट इज दिस टेबल। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट, बट मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं कि क्या है। ऑब्वियसली हम सिर्फ उतना ही समझेंगे, यूपीएससी कभी भी इतनी डिटेल में नहीं जाएगा। हम सिर्फ उतने ही डिटेल में जाएंगे जिससे आपको ये याद रखना आसान हो जाए कि ये क्या है, राइट। चलिए, सो सबसे पहले हम सनस्पॉट और सन फ्लेयर के पहले हम देखते हैं सोलर विंड का कॉन्सेप्ट, बिकॉज दैट इज रिलेटिवली इजियर। उससे पहले सन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो। सो सन का स्ट्रक्चर आपका ऐसा दिखता है। ये होता है सन का कोर, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जहां से एनर्जी जनरेट हो रही है। फिर इसके बाहर लेयर होती है आपकी फोटोस्फेयर, फिर होती है आपकी क्रोमोस्फेयर, फिर होती है आउटर मोस्ट लेयर विच इज कोरोना, राइट। यहां पे अंदर कुछ जोन होते हैं, उसकी बात करेंगे, बट ये फोटोस्फेयर इज द ब्राइटेस्ट लेयर एंड कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब देखिए, सन में सन की कंपोजिशन क्या होती है? ये लार्जली मिलके बना हुआ है हीलियम और हाइड्रोजन से, राइट। हाइड्रोजन मैक्सिमम, फिर थोड़ा हीलियम।
अब ये हाइड्रोजन हीलियम गैसियस फॉर्म में नहीं होते हैं सन में, ये होते हैं प्लाज्मा फॉर्म में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। जब आप गैस को बहुत ज्यादा हीट कर देते हो तो ये जो गैस के एटम्स होते हैं दे ब्रेक डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन और ये चार्ज स्टेट में आ जाते हैं। तो प्लाज्मा इज दैट चार्ज स्टेट ऑफ एटम, राइट। तो आपका हाइड्रोजन हीलियम जो है ये प्लाज्मा के फॉर्म में। तो कोरोना जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, कई बार क्या होता है दैट यहां से बहुत सारा प्लाज्मा दे कीप ऑन रनिंग टुवर्ड्स आउटर स्पेस। व्हाई? सी, इस प्लाज्मा की स्पीड बहुत हाई है, बहुत हाई एनर्जेटिक है, बिकॉज दे आर हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर। सो सम ऑफ देम हैव हाई एनर्जी इन हाई इनफ टू एस्केप द ग्रेविटी ऑफ द सन, और वो स्पेस की तरफ भागते हैं। एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल्स, दीज प्लाज्मा पार्टिकल्स, और इसी कंटिन्यूअस फ्लो को हम कहते हैं सोलर विंड। ये सारे प्लैनेट्स को क्रॉस करता हुआ जाता है। अगर आप इस पिक को देखें, ये सन से निकलेगा और ये सारे प्लैनेट्स को क्रॉस करेगा, इवन द लास्ट प्लैनेट नेपच्यून। बट ये अर्थ पे स्ट्राइक नहीं कर पाएगा, अर्थ की सरफेस पे। व्हाई? बिकॉज अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है दे विल डिफ्लेक्ट इट। थोड़ा बहुत सोलर विंड का इफेक्ट पोल्स में दिखता है और उसी वजह से ऑरोरा बनता है, जो आपने ब्राइट लाइट्स देखी होंगी, पोलर लाइट्स जिसे हम कहते हैं, राइट। अच्छा, तो ये हो गया आपका सोलर विंड। सोलर विंड क्या है? इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन विच इज कोरोना। अब चलिए थोड़ा सा डीपर कॉन्सेप्ट पे आते हैं सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर को समझने के लिए। देखो, अभी मैंने आपको ये जोन बनाए थे एंड आई टोल्ड यू कि यहां पे ना कुछ और भी होता है। सो इसके बीच में एक्चुअली आपका सबसे पहले होता है एक रेडिएटिव जोन कहते हैं। रेडिएटिव जोन का ये मतलब होता है सिंपली जो अर्थ सन से रेडिएशन जनरेट हो रही है वो इसमें आउटर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। फिर यहां पे एक होता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन वो जोन होता है जहां कन्वेक्शन हो रहा है, और यहां पे क्या होता है, जो हॉट प्लाज्मा है इट विल राइज, ठंडी होगी फिर वापस आएगी। सो प्लाज्मा का अप एंड डाउन मूवमेंट चलता रहता है। प्लाज्मा क्या है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल जब ऊपर नीचे मूव करेंगे तो ये जनरेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। बचपन की क्लास याद करिए, व्हाट हैपेंस अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है, व्हाट इट जनरेट्स? मैग्नेटिक फील्ड। तो जब प्लाज्मा इसमें मूव करता रहेगा इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, और सन में पूरे नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए, सन में पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। अब सन का जो रोटेशन होता है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। सन जो है इक्वेटर पे बहुत फास्ट मूव कर रहा है और पोल पे बहुत स्लो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये ट्विस्ट होने लग जाती हैं। इसमें ऐसे कर्व्स बनने लग जाएंगे, ये जो आपको दिख रहे हैं, राइट। सो दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सन इज नॉट यूनिफॉर्म। अब इसकी वजह से कई बार क्या होता है, ये बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग लूप्स बन जाते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक। अब ये जब लूप ऐसे बन गए, कई बार ये सरफेस से बाहर चले जाते हैं सन की। अब होता यह है कि जो आपका प्लाज्मा राइज कर रहा था वो प्लाज्मा समटाइम्स इट गेट्स ट्रैप्ड और इस लाइन में, इस लूप में नहीं ट्रैवल कर पाता है, क्योंकि प्लाज्मा कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता है। इट्स अ चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग मूव कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता। सो व्हाट हैपेंस इज प्लाज्मा आपका यहां ट्रैप हो जाता है और इन पार्ट्स पे पहुंच नहीं पाता। अब अगर प्लाज्मा जो कि हॉट मटेरियल है वो यहां पे ना पहुंच पाए तो क्या होगा? ये रीजन कूल रह जाएगा, राइट, और ये डार्क रह जाएगा, राइट। एंड दीज आर योर सन स्पॉट्स, जहां पे प्लाज्मा पहुंच नहीं पाया, क्योंकि प्लाज्मा ही वो मटेरियल है जो सन को हीट दे रहा है और वही सन को ब्राइट बना रहा है। और अगर प्लाज्मा यहां ट्रैप हो गया सो दीज विल बी डार्कर एंड द कूलर रीजन्स एंड वी विल कॉल इट सन स्पॉट। ये बने क्यों? बिकॉज ऑफ वेरी इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड जो कि लूप्ड फॉर्म में पहुंच गया था एंड प्लाज्मा वाज नॉट एबल टू क्रॉस दैट जोन, ठीक। सो दीज आर सन स्पॉट्स। अच्छा, अब सोलर फ्लेयर क्या होता है? देखो, कई बार ये जो ट्विस्टिंग होती है दैट इज सो हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कई बार ये स्नैप कर जाते हैं, दे ब्रेक, और जब ये स्नैप करते हैं देन देयर इज अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। सन में बहुत सारी हाई एनर्जी रेडिएशन है, गामा रेज, एक्स रेज, सो देयर सडनली आउटबर्स्ट, और उस आउटबर्स्ट को कहते हैं सोलर फ्लेयर, राइट। चलो अब इस टेबल पे वापस आ जाओ। आप ये तो समझ गए, सोलर विंड था आपका कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, सोलर फ्लेयर था आपका सडन आउटबर्स्ट ऑफ रेडिएशन। अब इस टेबल पे आप वापस आओ। सोलर विंड कब कब होगी, इसके लिए कुछ होने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक। कोरोनल मास इजेक्शन आई हैव नॉट टोल्ड यू, वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल टेल यू। सोलर स्टॉर्म कब होता है? सोलर फ्लेयर कब होता है? जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्नैप कर जाती है, और इसमें हो क्या रहा है? सडन बर्स्ट ऑफ रेडिएशन हो रहा है। सन स्पॉट कब हो रहा है? सन स्पॉट जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म कर लेती है एक लूप एंड प्लाज्मा इज नॉट एबल टू स्केप। सोलर स्पॉट में हो क्या रहा है? आपका कूलर और डार्कर रीजन्स बन रहे हैं। अब आप इस टेबल पे देखिए, मैंने आपको दो टर्म नहीं बताए हैं। आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट कोरोनल मास इजेक्शंस एंड सोलर स्टॉर्म। देखो,
ये जो सडन आउटबर्स्ट होता है सन में, ये दो तरीके का होता है। एक जिसमें आपकी हाई एनर्जी रेडिएशंस निकलती है, गामा रेज, एक्स रेज, उसको तो बोलते हैं सोलर फ्लेयर। बट समटाइम्स इन सडन आउटबर्स्ट फ्रॉम द सन, अगर ये कोरोना वाली लेयर में होता है, यानी आउटर मोस्ट लेयर में होता है, तो वहां से बहुत सारा चार्ज पार्टिकल, प्लाज्मा का आउटबर्स्ट होता है, और उसे हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। सोलर विंड और इसमें फर्क क्या है? सोलर विंड एक सडन आउटबर्स्ट नहीं है, सोलर विंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो धीरे धीरे मूव कर रहा है। बट अगर ये प्लाज्मा बहुत सडन आउटबर्स्ट के साथ निकलेगा तो उसे कहते हैं हम कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक, तो यहां पे चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, सोलर फ्लेयर के केस में रेडिएशंस निकल रही हैं, बट दोनों ही सडन आउटबर्स्ट है, और ये दोनों को मिला के कॉमन जनरल टर्म बनता है, दैट इज सोलर स्टॉर्म। तो सोलर स्टॉर्म हर तरीके का एक सडन आउटबर्स्ट है सन पे। ये सडन आउटबर्स्ट अगर रेडिएशन का होगा वी विल कॉल इट सोलर फ्लेयर, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स का होगा वी विल कॉल इट कोरोनल मास इजेक्शंस। सो दैट्स इट। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट इज इनफ फॉर यू कि आपका एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज गोल्डीन पे रिलेटेड। अगेन थोड़ा फैक्चुअल टाइप का है, बहुत डिटेल में पूछने की नहीं यूपीएससी, लेकिन वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वन लाइनर या टू लाइनर जैसा यहां पे। स्टेटमेंट क्या है? गोल्डीन इज द फर्स्ट फ्री स्टैंडिंग टू डायमेंशनल मटेरियल मेटल शीट मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड एटम। ये स्टेटमेंट सही है। एक स्टूडेंट का इसमें एक चैलेंज आया था, आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। एंड द सेकंड इज इट हैज पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। ये भी सही है, बोथ 1 and 2। अच्छा, ये है क्या? देखो, एक्चुअली साइंटिस्ट ने अभी जो आप गोल्ड देखते हो वो ऐसा बल्क फॉर्म में, गोल्ड के एटम्स की लेयर पे लेयर है, और ये एक ऐसा बल्क थिक मटेरियल है। बट साइंटिस्ट ने पहली बार एक 2D गोल्ड की शीट बनाई है। 2D गोल्ड की शीट का क्या मतलब है? इसका मतलब इसकी थिकनेस जो है बहुत मिनिमम है, ये सिर्फ एक 1 एटम थिक लेयर है। ये जो आपको ये जो लेयर दिख रही है, इसको 3D में इमेजिन करिए, सिर्फ एक सिंगल एटम की लेयर है, तो इसकी थिकनेस बहुत मिनिमल है, इतनी मिनिमल दैट प्रैक्टिकली वी कैन कॉल इट 2D। देखिए, 2D मटेरियल हमने पहले बनाए हुए हैं। इनफैक्ट सबसे प्रोमिनेंट 2D मटेरियल इज ग्राफीन। ग्राफीन क्या है? एक सिंगल एटम थिक लेयर है कार्बन की, एंड दैट हैज चेंज्ड द वर्ल्ड कंप्लीटली। ग्राफीन के आपने यूज पढ़े होंगे बहुत ज्यादा, ठीक। लेकिन हमने आज तक 2D मेटल नहीं बनाया था। दिस गोल्डीन इज द फर्स्ट 2D मेटल दैट इज मेड इंटायरली ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड की एक एटम थिक लेयर है, ठीक। अच्छा, यहां पे एक स्टूडेंट का एक चैलेंज ये आया था कि हमने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा है कि इसमें सिर्फ गोल्ड नहीं है, इसमें टाइटेनियम कार्बाइड और सिलिकॉन भी है। आई विल टॉक अबाउट कि वो नहीं है। वो टाइटेनियम कार्बाइड और सिलिकॉन अगर आपने आर्टिकल में पढ़ा है वो कुछ और है। देखो, गोल्डीन कैसे बना इसकी प्रोसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समटाइम्स यू माइट गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दैट आर्टिकल, सो आई एम टेलिंग यू कि एग्जैक्टली ये बना कैसे। देखो, होता यह है कि गोल्ड की अगर हमको एक एटम की लेयर बनानी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मेटल्स हैव अ टेंडेंसी कि वो क्लम्प कर जाते हैं, सो वो एक मेटल के ऊपर थिकनेस बनने लग जाती है। बट वी वांट टू रेस्ट्रिक्ट इट, तो हमने एक स्पेशल मेथड यूज किया इसको बनाने के लिए, दैट इज अ सैंडविच मेथड, जिसमें हमने क्या किया, टाइटेनियम कार्बाइड की 2 लेयर ली और बीच में एक लेयर रखी हमने सिलिकॉन की, जो कि 1 एटम थिक, जैसा कि हमें गोल्ड चाहिए वैसा ही है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से डिफ्यूज करना चालू किए गोल्ड एटम्स को। गोल्ड एटम्स जब यहां पे पहुंचेंगे, दे विल पुश दी सिलिकॉन एटम्स एंड दे विल रिप्लेस द सिलिकॉन एटम, और वहां पे गोल्ड एटम की एक सिंगल एटम थिक लेयर बन जाएगी। और जब हमें ये सिंगल लेयर मिल गई, फिर हम टाइटेनियम कार्बाइड की लेयर को रिमूव कर देंगे, सो दैट हमारे पास सिर्फ गोल्डीन बचे, राइट। तो गोल्डीन एक्चुअली सिर्फ ये गोल्ड एटम है। ये जो सिलिकॉन यूज किया, टाइटेनियम कार्बाइड यूज किया, दैट वाज जस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, राइट। चलिए, बाय द वे, इस गोल्डीन का फायदा क्या है, क्यों बना रहे हैं? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि गोल्ड को जब हम गोल्डीन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो बल्क गोल्ड में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इट बिकम्स अ वेरी गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो इंक्रीज करते हैं कैटलिस्ट, उनका वो गोल्डीन से कैसे इंक्रीज होगा? देखो, मान लो कि आप लेट्स से 1 kg गोल्ड लो, 1 kg गोल्ड का एक स्लैब लो। अब इस गोल्ड के ज्यादातर एटम्स जो हैं वो तो सरफेस पे नहीं है, वो तो अंदर है। सरफेस पे तो बस थोड़े से एटम्स हैं। तो अगर ये एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे तो सिर्फ यही एटम सरफेस प्रोवाइड करवा पाएंगे रिएक्शंस के लिए। बट व्हाट इफ आपने इसको एक सिंगल एटम की थिन लेयर पे कन्वर्ट कर दिया, ये तो बहुत बड़ी लेयर बन जाएगी और सारे एटम्स अब सरफेस पे आ गए। तो नाउ दे कैन प्रोवाइड अ बेटर सरफेस एरिया
for the chemical reactions to happen. And this property becomes very important. आपका बहुत कम क्वांटिटी के गोल्ड से आपको बहुत सारे सरफेस एरिया मिल जाएगा, राइट, फॉर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट आप जहां जहां यूज करते हो कर लो, ऑल पर्पस यू कैन डू. फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके स्टेटमेंट में दिया था कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है. देखो वाटर से हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस करते हो कैसे होती है, वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पास करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. अब उस कैटलिस्ट में गोल्डीन यूज कर लो, सो ये उस स्पीड को बढ़ा देगा एंड इट कैन हेल्प यू इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. वाटर प्यूरिफिकेशन में कैसे, वाटर प्यूरिफिकेशन में भी तो आप केमिकली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हो मॉलिक्यूल्स को, जो पॉल्यूटेंट्स के मॉलिक्यूल्स है, राइट, सो उसकी स्पीड को भी बढ़ा देगा. सो अब देखो जब भी कोई फ्यूचरिस्टिक मटेरियल होता है और आपसे यूपीएससी पूछे कि ये कहां कहां यूज हो सकता है, ऑल यू विल थिंक इज कि कॉमन सेंस से सोचो, अच्छा ये कैटलिस्ट है, जहां जहां कुछ केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी लग रही है ये उसे इंक्रीज कर सकता है एंड चांसेस आर कि होगा, राइट. इट्स वेरी टफ टू से कि कहां कहां आप कर याद रख सकते हो कि कहां कहां होगा, बट कॉमन सेंस से सोचो तो होना चाहिए, राइट. अच्छा अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली नैनोजाइम का जो अगला सवाल है वो भी एक नीश टॉपिक है, बहुत आसपास के टॉपिक्स इसमें रिलेटेड नहीं है. नैनोजाइम का जो सवाल है, पहले ये समझो कि नैनोजाइम का सवाल पूछा क्यों गया है. सो दिस वाज नॉट इन द हेडलाइंस. ये कोई वैसा टॉपिक नहीं है जो आपको हर जगह हेडलाइन में दिखेगा, बट दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी प्रोमिनेंटली अंडर करंट. लास्ट टाइम 2024 का क्वेश्चन याद करना है, एक हाइड्रोजेल का क्वेश्चन था. हाइड्रोजेल आपको कभी भी प्रोमिनेंटली हेडलाइंस में नहीं दिखता था. नो मैगजीन यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइड्रोजेल पिछले साल तक. आज हर करंट अफेयर्स की मैगजीन में हाइड्रोजेल है, पिछले बार नहीं था. देखो नैनोजाइम ऑक्यूपाइज द सेम थिंग. यूपीएससी की एक आदत है कि कई जो न्यू मटेरियल डेवलप हो रहे होते हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसमें से कई एक बाउंसर सवाल पूछती है. तो नैनोजाइम इज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. इसके स्टेटमेंट क्या कहते हैं? पहला स्टेटमेंट कहता है दैट दे आर नैनो मटेरियल्स दैट मिमिक द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ नेचुरल एंजाइम. सही है ये बात. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है दे आर जनरली मोर स्टेबल देन नेचुरल एंजाइम. ये भी ठीक है, हम थोड़ी देर में समझ लेंगे क्यों ऐसा. थर्ड स्टेटमेंट सेज दे आर करंटली यूज्ड टू इंप्रूव बैटरी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल. ये गलत है. दे आर बीइंग एक्सप्लोर्ड फॉर यूज इन डिसीज डायग्नोस्टिक एंड बायोसेंसर. ये ठीक है. तो आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा 1, 2 and 4. सबसे पहले देखो नैनो एंजाइम होता क्या है. ये तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका, नैनो प्लस एंजाइम. एंजाइम क्या है? एंजाइम बेसिकली एक तरीके का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट है तो रिएक्शंस बढ़ाएगा, बट ये किसकी स्पीड की, किस रिएक्शंस की स्पीड बढ़ा रहा है? सो हमारी बॉडी में देयर आर लॉट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग, दैट आर मेकिंग दिस लाइफ पॉसिबल. अब उन बायोलॉजिकल रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है ये एंजाइम्स. एंजाइम्स ज्यादातर केसेस में प्रोटीन ही होते हैं. इनफैक्ट देयर इज ओनली वन एंजाइम जो प्रोटीन नहीं है. यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी आप चाहो तो देख सकते हो. देयर इज ओनली वन एंजाइम विच इज नॉट प्रोटीन. वो कौन सा है देख के बताना. चलिए, तो एंजाइम ये होते हैं. अब नैनो एंजाइम क्या होते हैं? सो वी हैव फाउंड आउट दैट देयर आर सर्टेन नैनो पार्टिकल्स, जो कि बहुत छोटे नैनो साइज के पार्टिकल्स हैं. दे कैन मिमिक द बिहेवियर ऑफ एंजाइम्स. मतलब वो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. ये किस तरीके के नैनो पार्टिकल्स हैं? बहुत सारे. गोल्ड, आयरन, जिंक, राइट. इनफैक्ट कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स. सो वी हैव फाउंड आउट दैट दे कैन एक्ट लाइक एंजाइम्स. अब ये क्यों चाहिए हमें? नैनो एंजाइम क्यों चाहिए जब नेचुरल एंजाइम्स हैं? इसलिए बिकॉज जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, देखिए वो अनस्टेबल होते हैं. वो तो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है ना, राइट. सो उनकी तो एक लाइफ टाइम होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल आपने फैक्ट्री में क्रिएट किए हुए हैं. तो अगर आप नैनो एंजाइम्स जनरेट करोगे तो वो आर्टिफिशियल मेटल से अगर बने हुए हैं तो दे विल हैव मोर लाइफ, दे विल बी मोर स्टेबल. वो ज्यादा हीट वाले एटमॉस्फेयर में, ज्यादा स्ट्रेस वाले एटमॉस्फेयर में दे कैन सर्वाइव मोर, राइट. और इसी से इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड हो जाता है. सेकेंडली, क्योंकि आप इसे खुद डिजाइन कर रहे हो, तो नेचुरल एंजाइम तो एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. आप जैसा चाहो इसे डिजाइन कर सकते हो, जैसे फंक्शंस परफॉर्म करना चाहो. किस तरीके के फंक्शंस हम इससे यूज कर रहे हैं? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डिसीज डायग्नोस्टिक में और बायोसेंसर में. बायोसेंसर क्या होता है? बायोसेंसर वो डिवाइसेस होते हैं विच कैन डिटेक्ट द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी. आपने वो ग्लूकोज का वो देखा है, जो घर में आप ग्लूकोज जिससे नापते हो, शुगर, दैट इज अ टाइप ऑफ बायोसेंसर. व्हाई? दैट इज मेजरिंग, दैट इज डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन योर ब्लड. अब वो कैसे वर्क करता है? सो वो वर्क करता है, आपने वो ग्लूकोज की स्ट्रिप देखी होगी जिसमें आप ब्लड रखते हो और फिर आप उसे उसमें टच करते हो अपनी फिंगर को उस स्ट्रिप में, और आपको वो ग्लूकोज का काउंट बता देता है. हाउ डज इट वर्क? तो बेसिकली उस स्ट्रिप में कुछ एंजाइम्स होते हैं दैट स्टार्ट द केमिकल रिएक्शंस वंस दे कम इन टच विद द ब्लड. अब वो केमिकल रिएक्शन से वो कन्वर्ट होते हैं फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपका ग्लूकोमीटर पढ़ता है.
एंड दैट टेल्स यू कि शुगर मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में इतने हैं। अब वहां एंजाइम यूज हुआ ना, अब उस एंजाइम की जगह नैनो एंजाइम यूज कर लो, राइट। डिसीज डायग्नोस्टिक में कैसे यूज करोगे भाई? आप डिसीज डिटेक्ट करते हो तो अल्टीमेटली क्या डिटेक्ट करते हो? बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स की प्रेजेंस ही तो डिटेक्ट करते हो। ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो डायबिटीज के चांसेस ज्यादा है, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ डिसीजेस फॉर विच यू मेजर द, फॉर विच यू डिटेक्ट द बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स तो हम इससे डिटेक्ट कर ही सकते हैं, राइट। सो नैनो एंजाइम्स को जहां जहां एंजाइम्स का यूज कर रहे हो हर जगह पे रिप्लेस कर दो और आपका बायो एंजाइम बन जाएगा, सॉरी उसका एप्लीकेशन बन जाएगा नैनो एंजाइम का, राइट। तो आपका फोर्थ तो सही होगा, थर्ड क्यों गलत है? देखो आपको यह ध्यान रखना है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट ऑलवेज यू विल से यस कि यूज हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज गोइंग अगेंस्ट योर कॉमन सेंस। ये आपको समझ आ रहा है कि एंजाइम का बायोलॉजिकल यूज इज द प्राइमरी यूज, तो इसका बैटरी में अगर आपको कोई यूज बोले, देखो फ्यूचरिस्टिक यूज हो सकता है, लेकिन अगर आपको कोई क्लेम कर दे अभी यूज हो रहा है एंड इट गोज अगेंस्ट योर कॉमन सेंस, देन यू हैव टू मार्क इट इनकरेक्ट, ठीक। अगर मुझसे कोई डिसीज से रिलेटेड बोलता ना अभी यूज हो रहा है, अल से कि हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा, देखो, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल आपके कॉमन सेंस के अगेंस्ट नहीं जाएगा, आप यस बोलेंगे। अगर एकदम अपोजिट आ रहा है देन ओनली यू विल से कि गलत है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज बेस्ड ऑन द लिडार टेक्नोलॉजी। अब लिडार टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये एक लॉस्ट सिटी आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की थी लिडार टेक्नोलॉजी की हेल्प से, उसकी वजह से ये न्यूज में था। अदर देन दैट ऑल्सो आपकी जो आप ऑटोनोमस ड्राइवरलेस कार देखते हो ना, वो भी लिडार टेक्नोलॉजी को यूज करती है। इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी बहुत बार आपको दिखेगा ये डिस्कवरी की और यहां पे लिडार यूज किया, तो ये कॉमनली दिखता रहता है। इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। सो इट इज अ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दैट कैन मैप अर्थ सरफेस यूजिंग लेजर लाइट, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है वन मेजर लिमिटेशन ऑफ लिडार इज दैट इट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट कैनोपी, गलत है। इनफैक्ट ये इसका एडवांटेज है दैट इट कैन पेनिट्रेट फॉरेस्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है लिडार टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑटोनोमस व्हीकल फॉर रियल टाइम एनवायरमेंट मैपिंग एंड ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, ये सही है। तो इसका आंसर आपका 1 और 3 होगा। चलो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले लिडार टेक्नोलॉजी एक तरीके की रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लिडार उसमें एक फिट होता है। तो हम पहले रिमोट सेंसिंग का बेसिक और उसका पूरा यूनिवर्स देख लेते हैं, फिर लिडार की बात करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग का सिंपली मतलब ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्टेंस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिमोट प्लेस से उसको सेंस करना। सो व्हेनेवर इसे हम कॉमनली यूज करते हैं जब आप अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो सैटेलाइट की हेल्प से। सैटेलाइट दूर बैठा है, सो यू आर सेंसिंग द अर्थ फ्रॉम अ रिमोट प्लेस एंड दैट इज व्हाट रिमोट सेंसिंग इज ऑल अबाउट। अब रिमोट सेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी होती है वो दो तरीके की हो सकती है ब्रॉडली, या तो वो पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है या एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है। इसका क्या मतलब है? देखो सैटेलाइट डिटेक्ट कैसे करता है ऑब्जेक्ट की, यहां कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो सैटेलाइट इस ऑब्जेक्ट से आने वाली एक रेडिएशन को स्टडी करता है। अब अगर सैटेलाइट सिर्फ नेचुरल रेडिएशंस को स्टडी कर रहा है जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, तो ये पैसिव रिमोट सेंसिंग होगी। लेकिन अगर सैटेलाइट खुद अपनी एक रेडिएशन भेजे और वो रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट बैक होके जाए और उसको स्टडी करे, वी विल कॉल इट एक्टिव रिमोट सेंसिंग। अब पैसिव और एक्टिव के एग्जांपल क्या है वो देख लेते हैं। पैसिव का सबसे फेमस एग्जांपल है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, जो नॉर्मली की जाती है, सबसे ट्रेडिशनल रिमोट सेंसिंग है। तो व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग डे टाइम सन की एनर्जी हर ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही है। अब ये सन की एनर्जी इससे रिफ्लेक्ट होके जाएगी और इस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को स्टडी करेगा सैटेलाइट में बैठा सेंसर, एंड दिस विल बी नोन एज ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग। और ये पैसिव है, क्यों? क्योंकि इसने सन की नेचुरल एनर्जी को ही स्टडी किया है, इसने खुद रेडिएशन नहीं भेजी, राइट। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक डिसएडवांटेज तो ये है, देखो इसको सिर्फ डे टाइम में यूज कर सकते हो। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये फॉग और क्लाउड को पेनिट्रेट नहीं कर सकती सन की लाइट, ठीक। अच्छा, यहीं पे रोल आता है दूसरी पैसिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का, विच इज पैसिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। यहां पे हम सनलाइट को स्टडी नहीं करेंगे। सो हर ऑब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं अर्थ पे, ऑल ऑफ देम आर एमिटिंग सम फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। हम हर ऑब्जेक्ट यहां पे माइक्रोवेव रेडिएशन एमिट कर रहा है। अब इस माइक्रोवेव रेडिएशन को सेंसर डिटेक्ट करेगा, राइट। सो दैट विल बी नोन एज माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। पैसिव क्यों? क्योंकि ये नेचुरली रेडिएट कर रहे हैं, ठीक। इसका फायदा क्या है? देखो इसका फायदा ये है कि ये माइक्रोवेव जो होती हैं ये पेनिट्रेट कर सकती हैं क्लाउड और फॉग को, तो उसकी क्लाउडी वेदर में भी आप ये रिमोट सेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग के एग्जांपल में। एक्टिव रिमोट सेंसिंग का एक एग्जांपल सबसे फेमस है रडार। एक्चुअली रडार इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, लेकिन ये एक्टिव माइक्रोवेव सेंसिंग है। कैसे? तो जो सैटेलाइट है वही माइक्रोवेव रेडिएशन सेंड करेगा, राइट, और वही ऑब्जेक्ट्स पे फिर जब रिफ्लेक्ट होकर जाएगी फिर उसको स्टडी करेगा, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग।
लिडार भी एक तरीके की एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, बट माइक्रोवेव नहीं। अब आते हैं लिडार पे कि लिडार क्या करता है। सो लिडार में सैटेलाइट क्या करेगा, एक तरीके से लेजर बीम भेजेगा। सनलाइट जो आ रही थी वो लेजर बीम नहीं है, सनलाइट एक तरीके की डिफ्यूज्ड लाइट है। लेजर बीम का क्या मतलब होता है, एक सिंगल बीम, सिंगल फोकस की लाइट आएगी और ये सैटेलाइट बार बार ये लेजर बीम भेजता रहेगा और जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी उसको स्टडी करेगा। ठीक, तो स्टडी कैसे करता है, तो बेसिकली वो लेजर बीम भेजा, ये रिटर्न होकर जब वापस आएगी इट विल कैलकुलेट द टाइम कि कितना टाइम लगा, टाइम को मल्टीप्लाई कर देगा लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से और उसको पता चल जाएगी डिस्टेंस क्या है। अब मान लो एक छोटा सा ये देखो एग्जांपल, यहां पे बैठा है सैटेलाइट और यहां पे कुछ ऐसी सरफेस है। ठीक, सैटेलाइट ने एक लेजर भेजा, टाइम कैलकुलेट किया, उसको पता चला इतनी डिस्टेंस है। फिर सैटेलाइट ने एक लेजर और भेजी और इस बार देखा कि ये जो टाइम लगा ये तो ज्यादा लगा, मतलब एक डिप्रेशन था, राइट। फिर उसने फिर भेजा, अब थोड़ा और ज्यादा टाइम लगा, इसका मतलब थोड़ा डिप्रेशन था, राइट। तो एक 3D मैप सा बन जाएगा इससे लेजर बीम का टाइम कैलकुलेट करके। सो ये जो लिडार है वो ऐसे काम करता है। ठीक है, इसका लिडार का बाय द वे फुल फॉर्म आपका होता है लाइट डिटेक्शन एंड इमेजिंग, सॉरी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अच्छा, अब लिडार ऐसे काम कर रहा है, लिडार का फायदा क्या, एक तो ये एक्टिव है, इसका मतलब ये डे टाइम की जगह ये नाइट टाइम में भी काम कर सकता है क्योंकि अपनी रेज खुद भेज रहा है। सेकेंडली, ये अगर आप ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग करते हैं ना डिफ्यूज लाइट से, तो आप फॉरेस्ट कैनोपी को पेनिट्रेट नहीं कर सकते हो, जो सन की लाइट है वो फॉरेस्ट कवर्स को ब्लॉक कर देगा। बट ये लिडार कैसे काम कर जाएगा, बिकॉज लिडार जो है एक सिंगल फोकस की लाइट भेज रहा है, तो कैनोपी ऐसा तो नहीं है ना बीच में क्रैक्स नहीं है, देयर आर क्रैक्स, सो दीज लेजर कैन पास थ्रू दैट and you can still see what is underneath that forest canopy. So इसका एक एडवांटेज है because ये फोकस बीम यूज कर रहा है, it can see even underneath the canopy. ठीक है, और यही लिडार टेक्नोलॉजी बाहर के वर्ल्ड का 3D मैप बनाने के लिए यूज की जाती है फॉर ऑटोनोमस कार्स, ताकि वो देख सके कि कहां कहां क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग एंड दैट एक्चुअली एंड्स आवर डिस्कशन। थोड़ा सा पेस हमें फास्ट रखनी पड़ी थी, बट आई होप यू अंडरस्टैंड आई हैड टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन द क्वेश्चन इटसेल्फ, और टाइम कम है हमारे पास, तो आई होप आप समझ पाए। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप कि सेशन प्रोडक्टिव था एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स।